बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, हम लोग सोशल मीडिया देखते हैं, हर कोई देखता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई हेल्थ के हवाले से अगर कोई रील हमारी आंखों के आगे से गुजर जाए तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर कोई कहवा बनाना सिखा रहा है तो हम कहते हैं शायद ये बड़ा अच्छा कहवा है, इससे हम जो है ना वज़न भी कम कर सकते हैं। कोई हमें ये कहता है कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल छोड़ दें आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी, और स्पेशली अगर आप 35 के हो गए तो 35 के बाद कार्बोहाइड्रेट्स आपने अपनी ज़िंदगी से कम कर देना है। कोई हमें ये कह रहा होता है कि शाम के टाइम में आप सलाद बिल्कुल भी ना खाएं, फ्रूट अगर आप खाएंगे शाम के टाइम तो आपको शुगर हो जाएगी। दूसरी वीडियो हमें कह रही होती है खाएं, ये तो खाने की चीज़ें हैं, ये तो फिर हमें अल्लाह ताला ने कहा है इनको खाना है तो फिर आपको इफादियत मिलेगी। कोई कह रहा होता है सुबह उठते के साथ ये पानी मत पिए, गर्म पानी। कोई कहता है पिए, कोई कहता है गर्म पानी सुबह सुबह क्यों, वो तो मुंह को खुश्क कर देगी, तो आपका जो थूक है जो मुंह में बनता है वो सही नहीं बनेगा, और थूक ज़रूरी है, थूक से हाजमा होता है। कोई कहता है जो बॉयलर मुर्गी होती है ना उनको मत खाएं, आप देसी मुर्गी खाएं। अब सवाल ये बनता है यार ये कितनी आवाम कहाँ से लेकर आएगी देसी मुर्गी, हमें अच्छी सही ताज़ा नहीं मिल रही तो ये सारी पूरी आवाम को इनको कहाँ से मुर्गी मिलनी है देसी। फिर कोई कहता है अंडे मत खाएं, हैं कोई कहता है अंडे खाएं, और कोई कहता है सिर्फ देसी अंडे खाएं, वरना इन अंडों को तो बस फेंक दें। कोई कहता है ये कॉफ़ी ना पिए, कॉफ़ी जहर है। कोई कहता है कॉफ़ी पिए वेट लॉस के लिए अच्छी है। कोई कहता है कॉफ़ी पिए एनर्जी, आपको एनर्जेटिक कर देती है। समझ नहीं आ रही यार कि हमने करना क्या, मतलब हमें तो पागल करके रख दिया है ये जो सोशल मीडिया है, जिस पे हम बैठ के पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं। एक स्क्रॉलिंग से हम यहाँ बैठे पूरी दुनिया का सारा कुछ पता कर लेते हैं, मगर उस सारा कुछ में क्या सच है क्या झूठ है। अब तो एआई की ऐसे पीछे कंप्यूटराइज वीडियोस बन गई जिसमें एक बड़ा गोरा या गोरी जो है बोल रही होती है काश आपको पहले पता चल जाता तो आप ये गलती कभी ना करते हैं, और काश ये चीज़ मुझे 10 साल पहले पता चल जाती तो मैं ये काम कभी ना करती, मैं कभी भी कीनू के साथ सेब ना खाती। आपको पता है कीनू के साथ सेब खाने से इंसान उसी वक्त मर सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। ऐसी ऐसी एआई की वीडियो बना ली जिसमें गोरे बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, हर ज़बान में बोल के आपको बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो सही हम बेवकूफ़, मगर इतनी अहमकाना हरकतों को हम अपनी ज़िंदगी में आगे लेके नहीं चल सकते। देखिए तालीम से इंसान को शऊर भी मिलता है, आपको पता है इल्म ज़रूरी है, मगर ये इल्म जो हमें सोशल मीडिया दे रहा है ये तो जहालत है, और वो हम कहते हैं ना ज़माने जहालियत में हम रह रहे हैं, तो उसी तरीके से हम बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नाज़रीन आज कॉल्स कीजिएगा आप हमारे पास, ठीक है। मैं ज़रा कॉफ़ी आपके साथ पी लूँ, मुझे लोग मना कर रहे हैं, मैं तो पीती हूँ। अदरक वाली कॉफ़ी है, दालचीनी इसके अंदर डली हुई है, और इसके साथ जैसे मुझे ये एप्पल साइडर विनेगर वगैरह इतना मैं यूज़ नहीं कर सकती, मुझे सूट नहीं करता क्योंकि मैं एंकर हूँ, मेरा गला बैठ जाता है। कोई भी सिट्रस वाली चीज़ें जो होती हैं ना खट्टी, वो मेरा गला ख़राब कर देती है, इसलिए मैं इस तरह के कहवे और थोड़ा सा ये जो कॉफ़ी होती है ये पीती हूँ। अब अगर दूध भी डालना तो ऐसी चीज़ में। अच्छा अब हम बात करेंगे आज एक ऐसे इंसान से जो बड़े सोशल मीडिया पे वैसे वायरल हैं, और हमारे पास वीडियो लिंक पे तो आते रहते हैं, मगर मैंने क्योंकि आज इनसे पहली मुलाकात की है तो मुझे बड़ा शौक़ था, मैंने कहा मेरे सामने बैठेंगे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, जो जो सवाल दिल में है वो पूछेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। मेरे पास हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब, बहुत सी चीज़ों को आपको मना करते हैं और बहुत सी चीज़ों पे आपको लगा देते हैं, तो आज इन्हीं की ज़बानी इनसे पूछेंगे कि बहुत सी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी से आप माइनस करते हैं उनकी वजूहात क्या है, और जो ऐड करवा रहे हैं वो क्यों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह को खैर। बड़े दबंग डॉक्टर हैं आप। मेरी आपसे पर्सनल तो कोई मुलाकात हुई नहीं, अभी आपके साथ सलाम दुआ बस सेट पे आते वक्त हुई। मुझे आप बताइएगा ज़रा, ये जो सोशल मीडिया पे लोग इतना रील्स बनाते हैं उनमें एक आप भी शामिल हैं, क्योंकि आप भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ना कहते हैं हाँ कहते हैं। अब बहुत सी चीज़ें ना हमें लगता है मिथ है, और बहुत सारी चीज़ों पे हम जो है ना ईमान ले आते हैं, और वो कहते हैं ना अगर दवाई भी खा रहे हो तो ईमान के साथ खाओ, वैसे असर कर जाती है ना। ईमान के बगैर अगर मैं पूरा एंटीबायोटिक कोर्स कुछ भी खा लूँगी तो वो असर कुछ नहीं करना, ऐसे ही है। ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि हम ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है यहाँ से शुरू करते हैं, क्या हमें अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देना चाहिए? ख़ासतौर पे लोग कहते हैं 35 साल के बाद तो बस आप छोड़ने पे आ जाएं, रोटी छोड़ दो, ख़त्म कर दो, ये सच है? देखिए हर चीज़ के खाने का एक तरीका एक सलीका है।
जो भी आपने दिन गुजारना है, ज़िंदगी गुजारनी, वो एक कंसेप्ट के साथ, एक पर्पज़ के साथ होनी चाहिए। बग़ैर पर्पज़ के करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होंगी। अगर मैं कार्ब खाता हूँ तो उसका पर्पज़ होना चाहिए, प्रोटीन खाता हूँ तो उसका एक पर्पज़ होना है, मैं क्यों खा रहा हूँ। अगर मैं एक चीज़ छोड़ रहा हूँ तो उसका पर्पज़ है, एक ज़्यादा खा रहा हूँ तो उसका भी एक पर्पज़ है। तो पहले उसका तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अंदाज़ा कौन कराएगा? अब वो हकीम नहीं है जो आपकी शक्ल देख के, आंखों का कलर देख के, चमक देख के, स्किन देख के, आपका हाथ पकड़ के, नब्ज़ देख के आपको सारा कुछ बता देते थे। अब वो नहीं है, मौजूद नहीं है। होंगे भी तो वो इतने हैं कि आम लोगों की एक्सेस में नहीं है। अब हर बंदा खुद हकीम है। नहीं मतलब ये डायनासोर के ढांचे हैं वो तक मिल जाते हैं ज़माने में, नहीं है वो इल्म, हकीम नहीं मिलने हमें। वो इसलिए कि वो इल्म बहुत, वो होते ना, वो इतने कदीम है। हाँ, इतने सफ़र करके, इतने वो जानवे तलमज़ तय किया और इतने साल जूतियाँ सीधी की, 10-10 साल बैठे रहे, फिर जाके उन्होंने वो इल्म हासिल किया, वो तब जाके वो आता था इल्म। अब वो है नहीं, अब तो शॉर्टकट है, चिल्ले काट के हकीम बनते हैं। तो आप ऑनलाइन आपने डिग्री कर ली, बैठ के सारा कर लिया, आपको तो क्लिनिकल पता भी नहीं। बात तो सही कहते हैं। वैसे जो हकीम मैं जिनके बारे में सुनती आ रही हूँ तो बड़े नंगे पैर घासों पर चलते थे, चिल्ला काटते थे, इतनी इबादत करते थे, ऐसी ऐसी तस्बीहात पढ़ते थे, दुआओं में रहते थे, अस्कार में रहते थे, 5 वक्त नमाजी होते थे, तहज्जुद गुजार होते थे, ठीक है। और ज़्यादा उनका अगर कोई चक्कर होता तो वो मस्जिद की तरफ होता था। ऐसे ही है। अच्छा, और दवा के साथ वो दुआ का भी जो था ना जिक्र देते थे। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, मैं जिन हकीम के पास जाती थी वो अम्मी को, हमें बच्चों को ना दवा लिख के देते थे। उसी के साथ ना एक पर्चा होता था जिसमें दुआ होती थी। वो कहते थे ये आपने फ़ौरन जब दवा लेनी है उससे पहले दुआ करनी। खुराक भी बताएंगे, डाइटिशियन होते थे पूरे वो। हाँ, खुराक बहुत बोलते थे और बच्चे को देखते ही बता देते थे आपकी खुराक सही नहीं है। अब वो नहीं है। अब क्या है, अब आप अपने हकीम खुद हो सकते हो अगर थोड़ा सा इल्म, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करो। वो एक लफ्ज़ गोरे ने कहा है लेकिन हमें उस लफ्ज़ को लेना चाहिए, वो है लिसन टू योर बॉडी। तो हमारी बॉडी तो कहती है हमें, अब जैसे मेरा दिल कर रहा था मैं बैंगन आलू के साथ पराठा खा के आई हूँ सुबह, अब मेरी बॉडी कह रही थी खाएं, तो खा सकते हैं, खाएं। अब ये हमारे ड्राइवर भाई सुबह नान चने खा रहे थे नीचे, मेरा उस पर भी लुकमा खाने का दिल कर गया, खाएं, लेकिन कितने खाने हैं ये अगली बात है। लुकमा ही खाया है मैंने। कोई बात नहीं, छोटा पराठा खा लिया है, कुछ नहीं। अब देखें जो काब्स है ना, अब इसको काब को इतना बुरा बना दिया गया है। पहली ये बात ज़हन में रखें, हमारी बॉडी जिस फ्यूल के ऊपर चलती है वो ग्लूकोज है। हमारा जिस्म ग्लूकोज पे चलता है। मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बैठा भी हूँ तो मेरा जिस्म यूज़ कर रहा है, ग्लूकोज यूज़ कर रहा है। अब ग्लूकोज कहाँ से आता है? काब क्या है? ग्लूकोज में काब है। और हम काब आमतौर पर उसे कहते हैं कि जो खाने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। ये मोटी सी डेफिनेशन है। जो नहीं बदलता, जो काब नहीं ग्लूकोज में बदलता, वो सलाद है, वो फाइबर है, जिसको हम नहीं बदल सकते। ठीक है, वो अच्छा हो गया। जो ग्लूकोज में बदल जाता है वो बुरा हो गया, आम। अच्छा, अब बात ये है ना कि आपने यहाँ से, मतलब मैं फैसलाबाद से यहाँ आया हूँ तो मुझे पता है मैं टैंक फिल कराना है फ्यूल का, मेरा लगना है, आना है, जाना है। अब मैंने यहाँ से साथ वाली गली से उठ के यहाँ आना है और मैं टैंक ऐसे फिल कराता फिर, ज़रूरत बॉडी की कितनी है? हमारे जितने बड़े थे, देखें अब बॉडी को ज़्यादा चीज़ चाहिए, प्रोटीन। गंदम के अंदर 13% प्रोटीन होती है ऑन एन एवरेज। अब एक बंदा पहले मजदूरी करता था या आज भी मजदूरी करता है, पहले हमारे बड़े सारे खेतों में मजदूरी करते थे या जो भी काम करते थे वो जिस्मानी मशक्क़त थी। वहाँ एक्सरसाइज योगा का कोई कंसेप्ट नहीं था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी, वो जिस्मानी मशक्क़त। आज भी राउंड अबाउट पे जो सुबह सुबह दिहाड़ी के मजदूर खड़े होते हैं, जो ईंट तोड़ते हैं, पेंट करते हैं, सब कुछ, तो आपने देखा है उनकी किसी की टिड देखी है? किसी की टिड है ही नहीं, क्योंकि इनको 10 रोटियां भी खिला दो ना, इनको नहीं लगनी। अच्छा, अब उन्होंने जब वो 10-10 रोटियां खानी है, 10 रोटियों के अंदर से जो 12-13% प्रोटीन है, उनकी तो रोटी से ही प्रोटीन पूरी हो जाती थी। साथ उन्होंने दूध, दही, लस्सी यूज़ करना था, डेयरी यूज़ करनी थी, साथ उससे पूरा हो जाता था। गोश्त तो कभी पकता ही नहीं था, सालों में एक आध दफ़ा पकता था। अंडा भी कभी कभार खाते थे, तो उसी से पूरा हो जाता। लेकिन उनके साथ उसको जो 13% प्रोटीन की भी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो 4-5% होती है। बाकी आपको इतनी ज़्यादा उसके अंदर ग्लूकोज मिलता था। अब वो ग्लूकोज वर्कआउट करके, काम करके बंद कर लेते, पैदल चलते, मसला कोई नहीं होता था। अब मसला है कि हम बैठ गए, हमें टेस्ट बड हमारे वही हैं कि हमने वही पराठे, वही रोटियां, वही नान, वही सब कुछ खाना है, काब भरपूर खाने हैं, और हमने चलना नहीं, हिलना नहीं, काम नहीं करना। तो वही जो एक्सेस है वही जहर बन जाता है। उसी से मना करते हैं कि अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है तो काब कम करें,
अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, एक बंदा आज भी हॉकी खेलता है, फुटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल खेलता है, खाए 2-2 रोटियां पराठे, उसको क्या है, कुछ भी नहीं होता। अगर एक बंदा पैदल वैसी आदत है उसकी, वो 10-10 किलोमीटर वैसे शौक से ही सुबह वॉक कर लेता है, शाम को फिर करता है, सारा दिन भागता दौड़ता है, वो खाए रोटी, उसको क्या मसला है? उसको तो कोई मसला नहीं। मसला वो है जिसने सुबह उठते ही भागते भागते एक चाय का कप पकड़ा है, गाड़ी में बैठ गया, सारा दिन ऑफिस में बैठा है और वहाँ कभी किसी शक्ल में खा रहा है, किसी शक्ल में खा रहा है, वो उसके लिए जहर बनते हैं, उसको मना किया जाता है। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। बात तो दुरुस्त की है, बात में दम है। अगर मैं इधर ही बैठे बैठे सारा कुछ खाती पीती जाऊं और मैं हिलूं जुलूं ना, कोई काम ना करूं, सारा दिन बस बैठने वाले मेरे घर के काम हो, तो मैं तो मुझे सब कुछ, मैं जो सूंघूंगी भी तो मुझे लगना शुरू हो जाएगा। खाने की तो दूर की बात है। ब्रेक लें। अच्छा, डॉक्टर शहजाद बसरा जो है उनसे हम बात कर रहे थे आटे के बारे में। अच्छा, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह वो जौ की रोटी बड़े शौक़ से खाते थे, तो हमारे घरों में हम जौ का आटा खा लेंगे तो हमारे लिए कोई मसला हो जाएगा क्या? वही लाइफस्टाइल, हम सारे जौ का आटा नहीं इस्तेमाल कर सकते? तो वही वाला लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उन्होंने तो नहीं छोड़ी। हाँ, तो हफ्ते में 2 रोजे रखते थे वो, ठीक है। साल के जो 50% दिन थे वो उनके रोजे होते थे, रखें वो भी रखें, और पैदल चलते थे, एसी में नहीं बैठते थे, बिल्कुल, ठीक है। तो भूख लगती तो खाना खाते थे, अभी भूख होती थी छोड़ते थे, वैसे करें फिर सारा कुछ वो करें। रेगिस्तानों के सफर होते थे। जब आपने वो सारा कुछ नहीं करना तो सिर्फ एक चीज को सिर्फ वो पकड़ कर ये कर रहा है, साथ वो वाली लाइफ भी तो लेके आए। और एक और, ऊँटनी पे सफर करते थे आप। ऊँट पे थोड़ी देर के लिए बच्चों को सैर सपाटे के लिए बिठाएं तो पेट में तकलीफ हो जाती है, वो क्योंकि हिलता है ना बार बार, 100 कैलोरी बर्न हो जाती है जी, इतना हिलता है आपके यहाँ थोड़ी देर के लिए तकलीफ। क्योंकि मैं कराची की रहने वाले, क्लिफ्टन में हमने बड़ा ऊँटनी पे सफर, तो ऊँट पे सफर किया, तो यहाँ तकलीफ हो जाती है थोड़ी देर, आप लंबा चक्कर नहीं ले सकते। तो उस जमाने में ऊँट भागता था, ऊँट पे लंबे लंबे रेगिस्तानों के सफर कूच होते थे, है ना। वॉशरूम के लिए जाते थे तो नजर आना बंद हो जाता, इतनी दूर जाते थे। तो वो ये रूटीन ही ये थी कि चलना फिरना, सारा दिन चलना है। अब देखिए लाइफस्टाइल वो देखें ना पूरा, सब एक चीज़ ना पिक करें। अच्छा, अब ये जो कीटो डाइट आ गई है और दूसरी डाइट्स आ गई हैं, कहते हैं ये कर लें इससे ठीक हो जाएगा। लोगों ने अपने प्लान बना के जो है ना वो सब कुछ सबमिट कर दिए कि भाई आप इसके ऊपर आ जाएं, इसको फॉलो करें। अब बंदा कौन सी डाइट प्लान को फॉलो करे, क्या करे? सबसे खूबसूरत अप्रोच है मॉडरेशन, मतवाजन, इतदाल में। सबसे आइडियल अप्रोच वही होती है। कुछ चीज़ें होती हैं एक्सट्रीम के लिए, वो आपने टेम्परेरी करनी होती है। अब मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो लोगों ने उनकी काप बंद करके सिर्फ फैट देना शुरू किया तो वो ठीक हो गए, लेकिन साथ देखा कि उनका वज़न कम हो गया। वो भाई वज़न कम हो रहा है भाई, तो ये आप काप निकाल दो, फैट दो, वज़न कम हो जाता है। यहीं से भी कीटो डाइट शुरू हुई। अब कीटो डाइट आ गई तो अगर किसी का वज़न, वो वेट नहीं कम, अच्छी एक्सरसाइज, कंट्रोल डाइट उसके बस में बात नहीं है, तो 1-2 महीने के लिए, उसमें रिसर्च है बाकायदा कि कीटो डाइट से आपका वज़न कम हो जाता है, आपकी शुगर भी रिवर्स हो जाती है, आपकी आर्थराइटिस भी कम हो जाती है। लेकिन 1-2 महीने किसी एक्सपर्ट के साथ आप खुद ना करें। खुद करेंगे तो आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, कीटो भी पूरी नहीं होगी, आप भूखे भी मरेंगे और बाकी सारा कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। 1-2 माह कर लें, अपना टारगेट एक अचीव कर लें, उसके बाद फिर लो कार्ब डाइट जो किसी चीज़ पे मुसलसल नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना, वही जो इत्तेदाल, वो जो सारी उम्र कर सकें आप, आइडियल वो है। अच्छा, अब देखिए मैं अब एक ना कीटो, हाँ, दूसरा एक उसकी भी अगली फॉर्म आ गई कार्निवोर। अब उसमें क्या करते हैं कि वो बिल्कुल ही प्लांट बेस्ड फूड खाते ही नहीं, सिर्फ गोश्त खाना है, घी खाना है और उन्हें अंडे खाने हैं, उनकी फूड ये है। अब देखें हमारा जिस्म इस तरह का नहीं है कि आप अपना इतना प्रेशर डाल दो किडनीज़ के ऊपर, इतनी प्रोटीन का बाकी है। कुछ अरसे के लिए तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो। अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, प्लांट्स भी दिए हैं, एनिमल भी दिए हैं, डेयरी भी दिए हैं, सब कुछ खाओ पियो, उसको इत्तेदाल से करें। प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, मुझे एक बात बताएं, जो बंदे आज भी आप किसी से मिलें जो जिम करता हो, ठीक जिम करता हो या स्पोर्ट्समैन हो, वो अंडे भी खाता है, मुर्गी भी खाता है, रोटियां भी खाता है, तो उसको कोई है बीमारी? दूध भी पीता है, दूध भी पीता है, उसके मसल देखें, उसकी सेहत देखें कैसी ज़बरदस्त है। मसला वही होता है कि जो गेम नहीं करते, जो एक्टिव नहीं है, वो बैठ के ज़्यादा खा के अपनी मर्ज़ी का फिर शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमारा वज़न भी ना बढ़े, हमारी डिजीज़ भी ना आए। ये सारे प्रॉब्लम उनके लिए हैं और उन्हीं के लिए फिर बने हैं कि ठीक है आप नहीं एक्सरसाइज कर सकते, फिर कीटो कर लें। अब नहीं कर सकते,
आप लो कार्ब पे आ जाएं, आप नहीं कर सकते, आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आ जाए, आप उमेड पे आ जाए, फिर मुंह बंद करें भाई। अगर अच्छा, नहीं अब ऐसे ये जो मल्टीग्रेन आटा है इसके बारे में भी बात कर लेते जी। हैं। ये दालों को मिक्स कर लो, इसको इतना मिक्स कर लो, इतना ग्राम मिक्स कर लो, ये सारी दालों को मिक्स करके तो फिर इसका एक मल्टीग्रेन आटा बना लो, और इसके अंदर सब कुछ है, नट्स भी है और सारे फाइबर्स भी हैं, इसको आप डाल के मिक्स करो, पिसवाओ अपना खुद का और उसको खाना शुरू कर दो। ठीक है, और ये इसके ऊपर जो दुनिया आ गई, ये सही है हमारे लिए या नहीं? देखें, प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम बचपन से गंदम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, साथ चावल खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कार्ब है, आदत में भी आदत है। हमारी सारी फूड बनी ही हमारे सालन रोटी चावल के लिए। हमारे सालन को पंजाबी में कहते हैं लौण। लौण का मतलब होता है लगाने वाली चीज़, कि लगाने वाली चीज़ है बस वो। खाना क्या है? रोटी। रोटी तो हमारा तो सारे सालन ही वो बने हैं ना, हमारी सारी है ही कुजीन ही वो है कि रोटी के साथ खाना है। अच्छा, या तो अब हाल ये है कि अब रोटी छोड़ दो, ठीक है, अब मॉडर्न लाइफस्टाइल है, आपने रोटी छोड़ दो। अब रोटी छोड़ना है तो आपको सारे ये सालन, ये खीरे, ये जायका सब छोड़ना पड़ेगा। ये आप कड़ी, ये आपको जो बन रहे हैं, आपको गोश्त बन रहे हैं, कढ़ाइयाँ बन रही है, दालें बन रही है, करेले बन रहे हैं, ये सब ये सब छोड़ने पड़ेंगे। और दूसरे आपको चावल, बिरयानी है, सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही है। चूंकि वो छोड़ते नहीं, फिर आया कि भाई इसका पोर्शन कर लें। पोर्शन में ये है कि अब सलाद बढ़ा दे, प्रोटीन बढ़ा दें। अब जिसने आपकी शुगर वगैरह, मोटापा नहीं रायता डालने, आप कार्ब कम कर दे। अब कार्ब क्या है? रोटी चावल। अब वो कम करना है, और दूसरा है कि उसको बेहतर कर लो। छोड़ तो नहीं सकते, उसको बेहतर कर लो। बेहतर कैसे करना है? वैसे क्या छोड़ने में बेहतरी है? नहीं, मुकम्मल छोड़ने में नहीं बेहतरी, कम करने में बेहतरी। कम करने में बेहतरी। दो है, एक अच्छा, कम आप कर। मुकम्मल छोड़ने को कह ही नहीं रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों और छोड़ना आप ये भी नहीं कह रहे कि जो छोड़ सकता है फिर तो क्या ही बात है, ये नहीं कह रहे? नहीं, वो टेम्परेरी, नहीं 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 नहीं, वो अगर करना है तो टेम्परेरी करें उसको, चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों पक्का के लिए। काम नहीं करना। ना ना ना, आप खाएं रोटी, लेकिन उस रोटी को बेहतर कर लें। अच्छा, रोटी को बेहतर कर लेना। ठीक है। अब रोटी में क्या मसला है? उसमें फाइबर कम है, तो होल व्हीट पे आ जाए, होल ग्रेन्स पे आ जाए। अच्छा, उसमें न्यूट्रिशन कम है, जैसे गंदम में लाइसिन कम है, तो भाई उसके अंदर जौ भी डाल लें, जवी भी डाल लें। उसके अंदर फाइबर कम है, प्रोटीन कम है, तो भाई उसमें किनवा डाल लें, सुपर फूड डाल लें, उसमें बकव्हीट डाल लें, उसके अंदर मिलेट्स डाल लें। अब ये चीज़ें सारी डालें, दालें डालें जो कि रेजिस्टेंट कार्ब्स हैं। अब ये सारा कुछ डाल के, जब आप मोरिंगा डाल के, मेथी डाल के, अलसी डाल के, जब ये सारा कुछ डालते, वो कंप्लीट डाइट बन जाती है। उसका अब भी ये मतलब नहीं है कि अब आप मल्टीग्रेन की बड़ी बड़ी रोटियां खाओ। अब मल्टीग्रेन का नुकसान नहीं है, मल्टीग्रेन का कसूर नहीं। कसूर ये है कि जब ये चीज़ पॉपुलर हुई तो लोगों ने क्या कि 2-3 जो सस्ते सस्ते अवेलेबल सोर्स है वो बना के दे दिया। उसमें गंदम डाली, मकई डाली, चावल डाले, बाकी ऐसे 1% डाल के आपको दे दी, वो खा लो मल्टीग्रेन। अब उसके अंदर तो वो चीज़ें है ही नहीं। अब खुद बनाओ भाई, इतनी वीडियोस है मेरी, खुद बनाओ। अब उसमें खाली किनवा की, बेसन की रोटी बना लो। देखिए, मल्टीग्रेन करना है ना। अच्छा, बेसन की रोटी, किनवा की रोटी, किनवा वेरी हेल्दी। शुगर पेशेंट खा सकता है? मैं किनवा बेसन की रोटी खाएं, ना आपकी शुगर बढ़ेगी, ना आपका वजन बढ़ेगा। अच्छा, शुगर पेशेंट बिल्कुल खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकता है, इतनी बड़ी रोटी खा सकते हैं, बल्कि सालन की जरूरत नहीं, खाली रोटी खाएं, अल्लाह खैर सदा, कंप्लीट न्यूट्रिशन है उसके अंदर। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने बनाया गया है। अब बहुत लोग ग्रेड किस्म की चीज़ें जो है ना वो लेके आपको बना ले हैं, उसके बाद उसको, अच्छा, एक बंदा ग्लूटेन सेंसिटिव है, हाँ, वो मल्टीग्रेन ले आता है, जिसके एक तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बंदे को समझ ही नहीं आता कि ग्लूटेन हमें एलर्जी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाद में जाके पता चलता है ये इस कि और मुझे ग्लूटेन सूट ही नहीं करता था। अब एक उसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, वो मल्टीग्रेन आटा ले आया जिसके अंदर 50% गंदम है या जौ है, तो ग्लूटेन तो उसके अंदर मौजूद है भाई। अब ग्लूटेन सेंसिटिव बंदा चावल खा सकता है या ऐसी रोटी खा सकता है जिसमें ना गंदम है ना जौ है। ओके। अच्छा, अब एक बंदे को शुगर हो गई, वो शुगर वाला कहता है जी मैं मल्टीग्रेन रोटी खानी है। अब मल्टीग्रेन रोटी भी खा रहा है भाई, उसमें आम रोटी के मुकाबले में, आम गंदम के मुकाबले में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, उसमें शुगर भी कम है, न्यूट्रिशन बेहतर है, लेकिन स्टिल वो शुगर का मरीज तब खा सकता है जब ऑर्डर ऑफ द मील और पोर्शन कंट्रोल करे। अब ये वो करता है जो बंदा सियाना है। जो सियाना बंदा है वो थोड़ी सी रोटी खाता है, पहले वो उसने सलाद खाना है, फिर उसने प्रोटीन खानी है, फिर उसने थोड़ा वक्फा दे के फिर वो मल्टीग्रेन की रोटी खानी है, तो उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी। अब यार लोग क्या करते हैं, मल्टीग्रेन ले आए जी, अब शुरू ही मल्टीग्रेन रोटी से शुरू, अब उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होनी। उनके लिए फिर ऐसा आटा बनाना पड़ना है जो कि एक्सट्रीमली लो कार्ब है या कीटो है। उसके अंदर तो अनाज डालते नहीं, उसके आपने कोकोनट डाला, बादाम डाले, अखरोट डाले, अलसी डाली और आटा तैयार। अब उसकी वो कहते हैं जी स्वाद नहीं आया, यदि रोटी नहीं बनी, तो ना उसमें गंदम है ना उसमें चने, उसका स्वाद कहाँ से आना है? उसकी तो रोटी बननी नहीं। वो गोरे तो करते हैं, उसको थोड़ा बेक किया और साथ उसका एक स्लाइस ले लिया, बाकी ले लिया, खा लिया। हमने बनानी रोटी सालन के साथ खाने के लिए, ना लुकमा उसका बनता है ना वो खाई जाती है। तो फिर भाई
आप अपने हिसाब से अगर पोर्शन कंट्रोल और ऑर्डर ऑफ द मील ठीक करें। अब देखिए कि नई रिसर्च है, ये पोर्शन कंट्रोल पे तो आमिर खान साहब ने भी बात की ये थी। सारा वो है। हाँ, देखिए क्योंकि गंदल मूवी से उनका वेट बहुत बढ़ गया था, Yes. तो उन्होंने कहा मैं तो पोर्शन कंट्रोल पे, और वो जो क्या कहते हैं अक्षय कुमार, उन्होंने भी ये कहा मैं पोर्शन कंट्रोल डाइट करता हूँ। पोर्शन कंट्रोल में आपने करना क्या है? पोर्शन कंट्रोल में आपने ये देखना है कि मैंने अपना जो पेट पूरा भरना है। एक तो भूखे नहीं रहना, पेट जो भरना है वो 25 से मतलब 25% ज़्यादा उसमें कार्ब नहीं होने चाहिए। कार्ब बस। नहीं होती। अच्छा, हम ब्रेक के बाद एक और चीज़ पूछेंगे, जो पेट फूल जाता है ना कुछ भी खा के, तो ये बहुत मतलब लोगों को इशू करते हैं लोग, उसके बाद कोई ना कोई फक्कियाँ खाना शुरू कर देते हैं, कोई मेडिसिन खाना, और कुछ साशे जो है ना पानी में उसका नाम नहीं ले रही हूँ, गोल के पीना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पेट आपका ब्लोटिंग हो जाती है, इसका क्या इलाज है और किस वजह से जो है हमें ब्लोटिंग होती है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ शहजाद बसरा साहब मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाही थी कि कुछ भी खाएं पेट फूल जाता है, ये ब्लॉटिंग वाला सिस्टम क्यों है, और इतना कोई नहीं भी खा रहा तो भी ब्लॉटिंग होती है आजकल के ज़माने में। तो ये कोई पानी का मसला है, ये हवा का मसला है, ये हमें कोई ग़िज़ा का कोई मसला है, या फिर ये हम कुछ ये जो कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं और ये एप्पल साइडर विनेगर वगैरह पीते हैं, इसकी वजह से? देखिए, एक तो होता है कि ओवर ईटिंग करके हो गया, वो तो सबको पता होता है कि आज ज़्यादा खाना खा लिया, आज मुझे हो गया, वो लग गया, पेट फूलता ही है वो तो उससे होता ही होता है ना कि ओवर ईटिंग से ज़ाहिर उसके जो साइड इफेक्ट हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो अक्सर हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता। बुनियादी तौर पे वो IBS का शिकार है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आजकल बैठने वाले लोगों को अक्सर ज़्यादा है। अच्छा। उसका एक सिम्टम ये है कि आप कोई ना कोई फूड आपको सेंसिटिविटी हो जाती है उससे। अच्छा। एलर्जी और चीज़ होती है, सेंसिटिव एलर्जी तो ना फ़ौरन आपको दाने निकल आए, ऑटोम्यून हो गया, आपका विगर गिरना शुरू हो गया, वो एक अलग बीमारी है। अच्छा। सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी, सबसे बड़ी सेंसिटिविटी लोग मानने को तैयार नहीं, वो ग्लूटेन से होती है, लैक्टोज से होती है, वो नट्स से होती है, और वो दालों से होती है। 4 ग्रुप हैं जिससे वो पेट फूलता है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है। ये 2002-3 और की इसका बात, टेस्ट कोई कहीं नहीं है, ये खुद टेस्ट करना है? बल्कि मुझे सबसे पहले जो मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी हुई थी, यही मसला था मुझे। अच्छा। तो मैं प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी था, बाकी तो पढ़ता आप कुछ भी खाते थे पेट फूल जाता था? मैं, यही मेरा मसला था। फिर मैंने मेडिसिन खाने के बाद इतना अरसा 2-3 साल मेडिसिन खाता रहा, फ़र्क ना पड़ा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये फूड चेक करते हैं। फूड चेक की तो वो ग्लूटेन निकली, ग्लूटेन छोड़ी, मेरा पेट ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कि उसके बाद अब मैं गंदम भी खा लेता हूँ, सब कुछ खा लेता हूँ। वो मैंने 2-3 साल मुकम्मल छोड़ी, तो वो इम्प्रूव हो गया, मेरे गट हेल्थ इम्प्रूव अब हो आप गई। खा सकते हैं हाँ, गट हेल्थ इम्प्रूव हो गई, ओके। क्योंकि वो सीलिक डिजीज नहीं, सीलिक डिजीज सारी उम्र रहती है, सेंसिटिविटी आती जाती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, वो आपने कम थोड़ा करनी। टाइम रोक लो तो ठीक हो जाएगी? हाँ, ठीक हो जाती है। ओह वाओ, दैट्स नाइस। जबरदस्त। गट बेसिकली गट हेल्थ आपकी इंप्रूव हो गई, वो हो गई। अच्छा, उसमें ज़्यादा मसला है ग्लूटेन का। ग्लूटेन गंदम और जौ में, जौ तो लोग कम खाते हैं, अब गंदम हर चीज़ में है। अब IBS हो गया, वो गंदम खानी पेट फूल जाना है। उसका आसान टेस्ट है भाई, आप 3-4 दिन गंदम का एक दाना पेट में ना जाने दो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी, अच्छा, अंदाजा हो जाएगा। गंदम का एक दाना भी 4-5 दिन ना खाएं तो हमें तो घोटे आना शुरू हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये आपका टेस्ट भी तो है कमजोरी ना। होती है। अच्छा, ये देखिए ना, उसका किसी भी फॉर्म में हमने नहीं खाना। नहीं, बिस्किट भी नहीं लेना ना, मिठाई ये भी नहीं लेनी। देखे ना आपने, तो नहीं, वो मिठाई 3-4 दिन 3-4 दिन में आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा। अगर आपका पेट इंप्रूव कर गया, ब्लोटिंग नहीं हुई, बाकी सब कुछ ठीक हो गया, ओ ये तो ग्लूटेन था। फिर आप ये कि कुछ अरसा के लिए, कुछ 2-4-6 माह के लिए ग्लूटेन को मिनिमम कर दें, आपकी गट हेल्थ और बाकी सिस्टम प्रोबायोटिक ज़्यादा ले, इंप्रूव हो जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये गोभी जो है ये बादी होती है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बैंगन भी बादी होता है, इसको भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग तो आलू को भी बादी कह देते हैं, देखिए, ये बादी इसी को कहते हैं लिसन टू योर बॉडी। फिर कहते हैं गोभी बनानी है तो अदरक ज़्यादा सुटो, है ना। लहसुन बनाना है तो फिर उसमें इतना लहसुन, बैंगन बनाना है तो उसमें इतना लहसुन डालो, इस तरह वाली चीज़ें। तो वो पुराने जो बुजुर्ग थे ना, वो ड्राइड जो जिंजर था ना, सुंड कहते थे, वो खाया करते थे। अच्छा। क्योंकि गोभी, दाल, माश तो उन्होंने छोड़नी नहीं थी, ये लाजमी खानी है। लेकिन उसका आसान तरीका है, जो सूट नहीं चीज़ करती वो ना खाओ। अच्छा। वो पंजाबी का मुहावरा है, किसी नु माँ बादी तो किसी नु स्वादी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं पालक को रात में नहीं खाना, हरी कोई सब्जी कोई चीज़ रात में नहीं खानी, ये सही है? नहीं, गलत है, ये मिथ है। देखिए, अच्छा। ये और वो खीरा जो है वो रात को खा लोगे तो हैजा हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है।
अच्छा एक तो ना, और दही रात को खाना, वो तो हकीम साहब बिल्कुल। भी कहते हैं ना कि रात का खाया हुआ दही सुबह इंसान बच गया पता नहीं कैसे, और जिसने सुबह दही खाया था वो रात मर गया कैसे। देखें ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ देने वाली बातें हैं। लोगों को जो बात समझानी है वो ये समझानी है कि एक्टिव हो, एक्सरसाइज करो, और प्रोसेस फूड और अननेचुरल फूड, फास्ट फूड, उसको कम करो। जो कुदरती चीज़ें हैं उनका कम्बिनेशन जो आपको सूट करता है वो करें। असल में मसला पता है क्या रहा है, जिसने अपनी ज़िंदगी की आधी ज़िंदगी गुजार ली है ना 40-45, वो आगे से जो है ना वो ये कहता है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आगे ऐसे गुजारी है, मैं अब क्या जाके जिम जाऊँगा, मैंने क्या एक्सरसाइज करनी है, मुझे क्या कह रहे हो तेज़ तेज़ वॉक करो, मेरे से नहीं होती है। वो उसी तरह गप्पे मारते हुए अपनी बेगम के साथ 4 कदम चलेंगे, गली मोहल्ले में वॉक कर लेंगे कोई फायदा नहीं और उसका। कहेंगे हमने तो वॉक की, हम रोज़ वॉक पे जाते हैं। देखिए जो सैलड है ना, कहते हैं रात को ना खाओ। हाँ ये अच्छा वाला। अब रात से क्या मुराद है, ये बातें करते हैं आज से 50 साल पहले वाली। अच्छा। 50 साल पहले क्या था कि आप सुबह फजर के वक्त उठे हुए थे, सारा दिन आपने काम किया, शाम को आपने मगरिब के बाद खाना खा के तो आप सो गए। राइट। अच्छा उस वक्त अगर आप सलाद खा लो, खीरा खा लो, कोई चीज़ खा लो, उससे कहाँ हजम होना है, उसने डिस्टर्ब करना है, स्टमक को डिस्टर्ब करना है। प्याज खाया तो मुंह में स्मेल आएगी, थोड़ा गैस्ट्रिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब जिस बंदे ने 8-9 बजे खाना खाना है, रात को 1 बजे सोना है, उसको क्या मसला है सैलड खाने में। अच्छा। और जिसने उसने दिन को आराम करना है, सुबह लेट उठना है, और सारा जिम एक्सरसाइज गेम सारी शाम को की है, उसका तो मील ही मेजर डिनर है। उसने तो उसी में सब कुछ खाना है, उसने सैलड भी उसमें खाना है, उसने Energy प्रोटीन भी source उसमें सब खाना उधर से ही है, लेना सब है। कुछ उसने खाना है। कुछ नहीं होता, कुछ, ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। अपनी बॉडी आपको सूट करता है ज़रूर खाएं। नहीं अच्छा, अगर सलाद आपको शाम को सूट नहीं करता तो वो दिन को भी सूट नहीं करेगा, दोपहर को भी सूट नहीं करेगा। दही अगर आपको सुबह सूट नहीं करता तो रात को भी सूट नहीं करेगा। अगर आपको सुबह सूट कर रहा है तो रात को भी सूट करेगा। दही ऐसी चीज़ है जो सुबह उठते हुए भी पहली चीज़ आप दही खा सकते हो, रात को सोने से पहले आखिरी चीज़ भी दही खा सकते हो। कुछ ये नहीं सब होता उसे, मिथ्ये हैं? कुछ नहीं होता। ये ऐसे मिथ बनाई हुई है, हाय हाय। मिथ बना। हाँ अगर इंडिविजुअल रिस्पांस है ना, जैसे वो पानी है, किसी ने गर्म पीना है, किसी ने सर्द पीना है, इसी तरह अंडा है, किसी ने गर्म खाना है, किसी ने किस तरह खाना है, देसी खाना है। ये बहुत सारी चीज़ें कि आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं। सर मुझे बताएं कि पहले मुर्गी आई थी अंडा होता है ना, ये अल्लाह ताला ने दोनों इकट्ठी भेज दी थी। दोनों इकट्ठी। आप मजाक कर रहे हैं, अब इसका क्या जवाब है, इसका कोई आपने जवाब नहीं। देना है जवाब। पहले मुर्गी आई थी अंडा, देखिए नहीं बता सकते हैं, तो फिर हम यहाँ पर लोगों को ये बता रहे होते हैं कि भाई अगर तुम लोगों ने देसी मुर्गी तुम लोग को नहीं मिली, ख़ासतौर पे वो मुर्गी जो एक मेल और फीमेल आपस में चोंच लड़ाएंगे और उसके बाद जो अंडा निकलेगा वो एक देसी अंडा होगा। अगर वो देसी अंडा नहीं मिलेगा तो फिर नहीं खाना है अंडा। देखिए, ये अगर बॉयलर अंडे से तुम लोगों के जिस्म में बाल निकल रहे हैं, ये लड़कियों के मूछें निकलनी है, ये हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है, ये हार्मोनल चेंजेस इस वजह से हो रहे हैं, ये बेटी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है इस वजह से हो रही है, ये बॉयलर मुर्गी का अंडा खाती है। गलत, टोटल मिथ। इस अब आपको पता है एक और नई चीज आ गई है, फिर आप इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करेंगे। लोग रिश्ते के लिए जाते हैं ना किसी घर में, उनसे खाना पीना सारी, अब पूछताछ में जो टो वाली बात होती है, अब ये भी पूछा जाता है कि इनके घर के खानों में क्या क्या चीज। अगर कोई कहते हैं ना हमें तो यहाँ पे मिलते ही कोई नहीं अच्छे देसी अंडे, हमने तो ये बॉयलर ही खा, कहता नहीं इसकी बच्ची जो है ना ये इसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी अगर हम इनकी बेटी को ब्याह के ले आए, तो इसने तो खाली अल्लाह चीज़ें अकबर। खाई कोई नहीं है, इनके घर में कोई देसी घी आता है ना देसी मुर्गी आती है, लोग तो खाते कोई नहीं है, तो इनकी सिर्फ एक बेटी चीज से पूछ लें, ये बेटी रात को सोती कितने बजे है, स्क्रीन टाइम इसका कितना है, फास्ट फूड कितनी खाती है। अगर ये 3 टाइम ये काम करती है ना, तीनों, रात सारी रात जागती है, स्क्रीन टाइम उसका 10-10 घंटे है और फास्ट फूड खाती है, एक्सरसाइज को नहीं करती, वो पीसीओएस का भी शिकार होगा, उसके जिस्म पे बाल भी आएंगे, सारे प्रॉब्लम भी आएंगे, जो मर्जी खा ले उसको आएंगे। असल प्रॉब्लम ये है। अगर वो नहीं करती, वो अंडे और चिकन वो सारा कुछ खा के माशाल्लाह वो एक्टिव है, जो सुबह उठ के यूनिवर्सिटी कॉलेज जाती है, काम करती है, सारा दिन काम करती है, उसको तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। हमें इतना डराया हुआ है कि बॉयलर मुर्गी नहीं खानी, क्या नहीं खानी हमने? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए पहली बात आ गई अंडे के ऊपर। दुनिया की नंबर 1 जो प्रोटीन है, नंबर 1 जो डाइट है, जो 85 से 90% आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसी और कोई प्रोटीन और कोई चीज़ नहीं है, वो अंडा है। ठीक है, अच्छा अब अंडा जो है ना वो देसी है या लेयर का अंडा है। अब बहुत सारे कहते हैं अंडा देसी खाएं, तो 30 करोड़ की आबादी में 2-3 लाख को भी अगर आप देसी अंडे देना शुरू कर दें तो पूरे नहीं आते। तो 30 करोड़ की आबादी को आपने कहाँ से देने हैं? अगर आपको देसी अंडे मिलते हैं ज़रूर खाएं, नेचुरल चीज़ तो अच्छी होती है, उसका तो उसका तो मैच कोई नहीं। लेकिन अगर नहीं तो दूसरे अंडे में क्या प्रॉब्लम? कहते हैं जी कि वो मेल फीमेल का मिलाप नहीं है तो वो देसी अंडा नहीं है। तो तुसी चूचे कड्ढने ने ਉਹਦੇ ਚੋਂ
अगर तो उससे बच्चे निकालने हैं तो आपको फर्टिलाइज्ड एग चाहिए। अच्छा। लेकिन न्यूट्रिशन वाइज कोई एक पेपर, जो बंदा ये कहता है ना जी वो वाला खाना है, मुझे पेपर दिखाए दुनिया में कोई एक स्टडी हुई हो कि जिसमें हो कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी न्यूट्रिशन दूसरे से बेहतर है। कोई है ही नहीं ऐसी स्टडी। ऐसे लोगों को पागल बनाया हुआ। सर कोई ऐसी स्टडी हुई है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि एक जो है बंदा उसको सब देसी अंडे खिलाए हो और एक बंदा जो उसको बॉयलर अंडे खिलाए हो, मिकदार दोनों की एक ही हो, ठीक है, और उसका फिर देखा हो बॉडी सिस्टम क्या एक्ट करता है, उसका क्या बॉडी, या किसी बंदर पे किसी जगह कोई ट्राई किया हो, ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट है? जो देसी खाते हैं वो सारे एक्टिव लाइफस्टाइल वाले होते हैं। वो देसी खाएं बलायती खाएं उनके ऊपर सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता। जो देसी खाता है वो बैठता ही नहीं, वो तो काम करता है। असल बात वो है, उधर आते नहीं है। अच्छा दूसरा चिकन है। अब बात सुने, ये मिथ बनाई हुई है कि चिकन को जो आपको गंदमंद है वो उठा के वो दे देते हैं। वो भाई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है उनकी। वो उन्हें एंटीबायोटिक जरूर लगाते हैं, वैक्सीन जरूर लगाते हैं, बाकी उन्हें फीड देते हैं। वो एक ब्रीड का मसला है। वो एक ब्रीड ऐसी बना दी है कि जिसको आइडियल फूड दें तो 32-33 दिन में वो तैयार हो जाती है। वो ब्रीड बनाई है, ब्रीडिंग का मसला है। दुनिया की सब सारी मतलब वो बना दिया जी कि हमने भाई वो फिजा अली जैसी एक लड़की बनानी है जी, तो अब कोशिश कर लें जी वो जी वहाँ वो अब 10-12 वो क्रॉसिंग होंगे, 10 साल होंगे, फिर जाके एक ब्रीड बन गई ना। तो ऐसी वो चिकन ब्रीड है। अब वही जो फीड वो सारा कुछ देसी को दे के देखें, वो हो जाएगी बड़ी 32 दिन में? नहीं होगी। अच्छा, उसके अंदर जीन ही नहीं है। कराची में रहते थे तो हमने तो कभी ना देसी मुर्गी खाई, ना देसी अंडा खाया, ना देसी घी खाया। हमारे घर में सिर्फ जो थी ना सब्जियां अम्मी ने लगाई हुई थी ऑर्गेनिक, हम सब्जी अपनी घर की खाते थे, बाहर से शायद ही मुश्किल से आती है। बाकी उसके अलावा हमने कोई देसी चीज नहीं खाई। तो मेरा कद देख लें आप, मेरे बाल देख लें आप, मेरे बालों की चमक देख लें, मेरी स्किन देख लें, ठीक है, और मेरा लुक देख लें, और हर चीज मैं तो बॉयलर पे अब उसमें अगर जो एंटीबायोटिक का असर है वो हो सकता है 1 महीना पहले एंटीबायोटिक दी हुई, तो उसका तो 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो गया। अच्छा, अगर उसके अंदर वैक्सीन दी थी वो 10-12 दिन में खत्म हो गया। अच्छा, आप खून के अंदर जो भी आप टेस्ट करवाते हो, क्या करवाते हो? खून का टेस्ट करवाते हो ना, तो जब वो ज़िबा होते हैं सारा खून तो निकल गया। तो मोस्ट ऑफ द टॉक्सिन्स अगर उसमें थोड़े बहुत हैं भी है वो खून से निकल जाएंगे। उसके बाद उस चिकन को आप पकाते हो, जब पकाते हो तो बहुत सारे उसमें निकल जाते हैं, तो बाकी आपको प्रोटीन का एक सस्ता अच्छा सोर्स रह जाता है। हाँ, अगर उसका फास्ट फूड बना के खाओगे, गंदे ऑयल में खाओगे, गंदे मसालों में खाएंगे, और साथ मसला वहां पे आता है। मितों को बोल बोल के पागल किया हुआ है, कद रह जाएगा, ये रह जाएगा, बॉयलर मुर्गी नहीं खाऊं, ये अंडा नहीं खाऊं। बड़ी अच्छी कॉल है या कि काफी दिनों के बाद कॉल किया, हमारे रेगुलर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम कराची से। अस्सलाम वालेकुम याया भाई। आपकी दुआ याया भाई, कहाँ थे इतने दिनों से? खैर है सब? कराची में क्या हालात है? देखिए, हम तो आज बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन आज यकीन करें इतना अच्छा जबरदस्त इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। हकीम साहब को सलाम पेश करना चाहूंगा। इन्होंने इतनी हकीकत पसंदाना बात की है अंडों के बारे में कि वाकई मैं यानी बहुत इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, दूसरी बात, सोशल मीडिया के नीम हकीम में यकीन करें इन्होंने तो बड़ी सवालियां बताई हैं। अच्छा याया साहब, ये डॉक्टर है, हकीम नहीं है? नहीं, आप तो मुझे लिखा हुआ है तो हाँ, डॉक्टर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास जो हमारे रिसेप्शन था ना अंडों के बारे में, इन्होंने क्लियर कर दिया। अच्छा, फिर मेरा मुझे ये कहना है कि देखिए आजकल ये जो एक सेक्शन के तौर पर चीजों फूड और फना फूड और धमाका फूड वो 4-4 महीने के जो करते हैं लोग उसके पास हो रहे थे। असल में जो बैलेंस फूड है वो हम रेगुलर, हमें अंदाजा ही नहीं वो हमारा है क्या। अब जैसे सोशल मीडिया पे आजकल एक ग्रुप चला हुआ है जो कहता है कि ये चीज खाओ, ये चीज नहीं खाओ, कुछ सब्जियां खाओ, कुछ बीज नहीं पियो। अब इससे कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं? दूसरा सवाल डॉक्टर से मेरा, डॉक्टर बात ये है कि जो हमारे आपने कहा लाइफ स्टाइल कितना काउंट करता है कि हमारी फूड कंजप्शन के लिए और हमें फूड के लिए हम जितना हमें बैलेंस करना चाहिए अपने लाइफ स्टाइल और फूड के अंदर, इसको आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? अच्छा, मेरे साथ कॉल पे रहिएगा 1 सेकंड, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे तो आपका जवाब देंगे। मुझे एक चीज़ बताएं, कराची में हालात ठीक है? बारिशों की वजह से बाइकें तो गोटे गिड्डो नहीं बल्कि यहाँ गले तक पानी है, सब खैर है? कॉल पे हैं याया भाई? बंद हो गई। आए हाय, अल्लाह ताला खैर करे। कराची के हालात बड़े ख़राब हैं और जितना पानी, जितनी सिचुएशंस देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे, ख़ास दुआ कीजिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
अच्छा जी, वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और डॉक्टर शहजाद बसरा हमारे साथ मौजूद हैं। या भाई ने जो आपसे सवाल किया उसको बताएं ज़रा। वो क्वेश्चन उसमें काफ़ी लंबी बात थी, आप पूछें उसमें से कौन सी बात। मतलब एक मॉडरेट लाइफस्टाइल जो है जिसमें आपको लगता है कि हमें कोई ऐसी चीज़ें जो खानी ज़रूरी है और कुछ छोड़नी ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा आम आवाम को एलैबोरेट कर दें। एक चीज़ जो सब मांगते हैं, डाइट प्लान। मैं आपको हेल्दी डाइट प्लान बता देता हूँ। एक नॉर्मल बंदा जो सब कर सकता है और जिसमें ये मोटापा, शुगर और आर्थराइटिस ये सबको ठीक हो जाएगा। हाँ, सिंपल ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मैं सिंपल आपको 2 मिनट में डाइट प्लान बता देता हूँ। बताएं। सुबह उठें, पानी पिए टिका के, जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, जिस टेम्परेचर पे आप पीते हो उतना पानी पिए। उसके बाद थोड़ी वर्कशॉप एक्टिव, थोड़ा जो काम करना करें, और उसके बाद 2 कैप्सूल खाएं मोरिंगा के, और उसके बाद 2 अंडे खा लें। खा उसका ऑमलेट खा लें, खा उसका बॉयल करके खा लें। अगर आपके पास खालिस दूध का दही है, 1 प्याली खा लें, आपका नाश्ता कंप्लीट। और उसके इसमें अब आपका आटा, रोटी, नहीं, ब्रेड, कुछ नहीं, बिस्किट, क्योंकि रस्क, एक खाना दिन में आपने कार्ब फ्री करना है। आप मॉडर्न लाइफस्टाइल का जरूरत नहीं है, अपने नाश्ते को तकरीबन कार्ब फ्री करना है। सीरियल पीरियल कुछ नहीं लेना। और अगले खाने तक आपने, और ये साथ टिप आ रही, अगले खाने तक नाश्ता आपने किया कितने बजे? ये आपका 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, जितना आपका टाइम है। अच्छा। जहाँ जिस लिहाज से आपने अपने काम पे जाना है, 8 से 10 बजे तक जो जाना टाइम। है। ओके। उसके बाद आपने अगले खाने तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पीना है, चाय भी नहीं पीनी। अगर पीना है ब्रेक करें। जो वक्फा है ये बहुत ज़रूरी है स्टोमिक को, हर चीज़ को देने के लिए, इंसुलिन को रोकने के लिए। रात आपने कुछ नहीं खाया, हाँ। सुबह आपने शुगर नहीं ली, आपका इंसुलिन नीचे है, आपने 12 बजे तक, 1 बजे तक आपने दोबारा कोई कैलोरी नहीं ली। तो वो जो कहते हैं 11-12 बजे एक सेब खा लो, नहीं, गलत है। जो खाना है नाश्ते में खा लो, व्हाटएवर जो खाना है। अगर सेब भी खाना खा सकते हैं? नहीं खाना आपने, कुछ नहीं करके तो देखिए, आपकी अच्छा, जिंदगी बदल सेब भी नहीं खाना, नहीं खाना, दरमियान में कुछ नहीं खाना आपने। मैं रिपीट करती हूँ दोबारा। आपने कहा अच्छा खासा पानी पी लो, और पानी की मिकदार कितनी? कोई लीटर पानी पी ले, जितनी बॉडी की जरूरत है, इतना भी काफी होता है, इतनी बॉडी की होती है। एक गिलास पीता है, कोई 2 पीता है, कोई 3, जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है। और जिस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी एडजस्ट है उतने टेम्परेचर, मतलब आपकी प्यास पूरी हो गई तो फिर आप बस छोड़ दें। और उसके कितने टाइम के बाद अपने नाश्ता थोड़ा तैयार शाल होए, कोई काम करें, अगर वॉक करने की एक्सरसाइज का आदि जरूर कर लें। हाँ। अगर जिम करते हैं सुबह फिर और चीज़ है। अगर मैं नॉर्मल लोगों की बात करता हूँ, उनके पास टाइम नहीं है। हाँ। तैयार शाल हुए, आधे पौने घंटे के बाद 2 मोरिंगा के कैप्सूल खाने आपने। हाँ। ठीक है, या 1 चम्मच मोरिंगा खा सकते हैं, खालिस मोरिंगा, पानी के साथ, इसी तरीके से जैसे भी आप। अच्छा। हाँ, पानी के साथ। उसके बाद 2 अंडों का आपका नाश्ता है। अगर आपका 2 उबले अंडों के साथ पेट भर जाता है, ओके। नहीं भरता, उसका ऑमलेट बना लें। कद्दू डाल लें, तोरी डाल लें, पालक डाल लें, प्याज टमाटर डाल दें। हाँ। रोज़ चेंज करके कर लें, आप डाल लें। फिर भी आपका पेट नहीं भरता, हाँ। उसके अंदर 1 चम्मच बेसन डाल लें, अगर आपका बहुत बड़ा पेट है तो। अच्छा। अदर वही आपका नाश्ता। उसमें हम नमक और स्पाइसेस भी डाल सकते हैं। वो आपकी मर्जी है ना कि आप जितने डाल लें। स्पाइसेस आप टेस्टी बनाएं, उसको टेस्टी बनाएं। कोई खाना बच जाएगा नहीं खाते, इंतहाई टेस्टी बनाते हैं। अच्छा। लजीज बनाएं उसे। अच्छा। चाय अगर बहुत आदी है पी लें, कॉफी आधी है पी लें, ओके। एक कप नाश्ता कंप्लीट पी लें। अगर खालिस दूध का कोई दही है, एक खा ले, नाश्ता काफ़ी है आपके लिए। ओके। अगर आपको फ्रूट खाना है, साथ उसके फ्रूट थोड़ा सा ले लें अगर खाना है। उसके बाद लंच तक आपने स्वाए पानी के कुछ नहीं कहना, प्रेफरेबली जहाँ जाना है पानी पी लें। या अच्छा। अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो 0 कैलोरी ड्रिंक, वो क्या है, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी अगर लेनी। कोई कैलोरी वाली, कोई बिस्किट, कोई फ्रूट, कोई नट्स, कोई बादाम, कोई चीज़ नहीं लेनी। आपने 5 से 6 घंटे का वक्फा करना है। ठीक है। अब ये जो लंच वाला टाइम है हमारा, ये 1:30 पौने 2 जी आ गया। लंच में क्या आ गया? लंच का आइडियल लंच क्या आपका, बीफ की या मटन की 2 शामियाँ लें, 1 खीरा काटें, थोड़ा सा सैलड लें। अल्लाह खैर सला, आपका लंच पूरा हो गया। वर्किंग लंच, ऑफिस में काम करना है, बहुत पेट ना भरे, इससे आपकी कैलोरीज, प्रोटीन, हर चीज़ पूरी हो गई। हाँ, तो ये कबाब की टिकिया तो हर कोई बना के ले सकता है। अच्छा, दूसरा 2 टिकिया, हाँ जी, उसके साथ थोड़ा सा खीरा सैलेड, आइसबर्ग सैलेड, जितना आपका पेट भरता है, आपको लगता है, जितना पेट भरता है। अच्छा, जितना पेट भरता है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है, चना चाट, लजीज चना चाट दिन में। लंच आप सुबह बना के लाएं, पूरा डब्बा बना के लाएं चना चाट। उसके अंदर आलू ना डालें, प्याज डाल दें, टमाटर डाल दे, खीरा डाल दे, इमली डाल दे, सब कुछ डाल दे। चना चाट लजीज बना के लाएं। आपको चना चाट में कुछ लोग वो भी डालते हैं ना, टाटरी, नींबू, अनार, फल भी डाल लेते हैं। सिर्फ चीनी ना डालें, केचप ना डालें, बाजार वाली सॉस ना डालें, सब्जी फल मिक्स वाली चाट भी खा सकते हैं। उसमें इवन फ्रूट भी डाल लें। ओके। सेब काट के डालें उसमें, आड़ू डालें उसके अंदर, हमारे घर में जो आम डालें उसके अंदर, चाट में फल डलता है। अब ये कंप्लीट लंच है। अच्छा, वर्किंग लंच, इससे अच्छा ही कोई नहीं। आपको ना गर्म माइक्रोवेव करने की
की ज़रूरत है, ना गर्म करने की ज़रूरत है, ठंडा खाएं ज़्यादा मज़ेदार है। हाँ, ऑफिस लेके चले ऑफिस गए। जाके ले, आप खाएं लंच। अच्छा, कभी उसमें लोबिया डाल लें, अरे कभी वाह। उसमें किनवा डाल लें, हाँ। कभी साथ एक शामी जो थी साथ ले लें और लेना है। उसके वैरायटी, ये चना चाट की वैरायटी करें, ये आपका बेस्ट वर्किंग लंच है। एक और ऑप्शन बता दें, ये दो ऑप्शन आपने बता दिए, एक तो टिकिया वाली, सैलड वाली, एक चाट वाली, ठीक है। हाँ, एक और है कि आपने कोई भी सालन बनाए, वो थोड़ा सा सालन ले आए, ओके। जो सब्जी गोश्त वट जो पका घर है, का। उसके साथ मल्टीग्रेन की छोटी सी रोटी, फ्रेश, जो सुबह का कटा हुआ सैलड नहीं, फ्रेश साबुत ले आए, खीरा ले आए, टमाटर ले आए, एक प्याज ले आए, उसको उसी वक्त काट के मल्टीग्रेन रोटी सिरके में का करके, साइज भी बता दे, ब्रेक पे जाना है। वो ओके। डिस्क साइज ऑफिस में ठीक है, ऑफिस में था, ठीक है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिनर पूछेंगे। वाओ। वेलकम बैक। डॉक्टर बसरा से हम अब पूछेंगे डिनर क्या होना चाहिए। जी हाँ, डिनर देखें, अगर तो आप करते हो जिम, अगर आप शाम को करते हो स्पोर्ट्स, बहुत एक्टिव वॉक करते हो, फिर आके आप कम से कम 100 से 200 ग्राम कम से कम प्रोटीन खाएं, जिसमें गोश्त हो, चिकन हो, या काफ़ी सारे सैलड और दाल के साथ हो, फिर वो खाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप रूटीन वाली लाइफ है, नॉर्मल लाइफ है, फिर शाम को आपने पेट भरना है। शाम को फिर मल्टीग्रेन की बड़ी सारी रोटी, छोटी नहीं, इतनी बड़ी रोटी जो घर में सालन बना है उसके साथ खाएं। इतनी बड़ी रोटी खाएं कि दोबारा रात को फ्रिज के चक्कर मत लगाएं। ये जो अप्रोच है ना कि शाम को थोड़ा खाएं, ये उनके लिए अप्रोच होती थी जो सुबह बहुत खाते थे, दोपहर खाते थे, रात को जल्दी सो जाते थे। अब जिन्होंने रात को 12, 1, 2 बजे सोना है, वो उठ के दोबारा खाते हैं और दोबारा फिर लो कैलोरी फूड नहीं लेते। वो फ्रिज में को केक पड़ा है, को आम पड़ा है, बाकी वो इतना फिर दोबारा खा लेते हैं या डिलीवरी मंगवाते हैं। नहीं, बड़ी रोटी, दिन की सबसे बड़ी रोटी रात को खाएं। यस, जितने मर्जी लोग, हाँ, जो लोग अर्ली सोते हैं, गेम ही बदल दिया। लोग कहते हैं रात को नहीं खाना, इतना सा खाना है, और वो गरीबों की तरह खाओ रात को, तो बिल्कुल सुबह बिल्कुल शहनशाह की तरह खाओ, रात को शहनशाह देख लें। आजकल शहनशाह, आजकल वाले शहनशाह क्या खाते हैं वो खाएं ना। जो मैंने आपको नाश्ता बताया, आधे शहनशाह तो जो ना इंटरमीडिएट फास्टिंग पे सुबह नाश्ते नहीं करते। आजकल के शहनशाह देखे ना, आज से 100 साल पुराने शहनशाह ना देखे। अब रात को जिस बंदे ने 12-1 बजे सोना है, वो कहे जी शाम को 6 बजे आप थोड़ा सा खा के लेट जाओ, फिर वो बार बार खाएगा। या तो वो उसकी आदत है कि भाई 8-9 बजे सो जाए, फिर थोड़ा खा ले, ठीक है, फिर थोड़ा खाए, सुबह 4 बजे उठे, वो आइडियल, वो 10 से 4 नींद पूरी करे, वो आइडियल है। लेकिन वो नहीं होता ना, तो फिर शाम को आपने एक्सरसाइज भी पूरा दिन आपने शाम को की है, जिम भी आपने किया शाम को किया है, फैमिली के साथ भी सारा दिन जो टाइम मिला है वो आपको रात को ही मिला है, और उस वक्त कहो जी बस इतना को खाना है। भाई वो टाइम है जब आपने पेट भर के खाना है, खुश होकर खाना है, मज़ेदार खाना है और अच्छा खाना है। हाँ, उसमें ये ना करो कि आप उसमें नान ही खाई जाओ और उसमें वो सारी फास्ट फूड ही खाई जाओ। कभी कभार फैमिली और बच्चों की बाइंडिंग के लिए खा लें फास्ट फूड भी, तो केक भी खा लें, मीठा भी खा लें, कभी कभार, जिसमें हफ्ते में एक बार चीट डाइट चलेगी। वो आपके डिपेंड करता है, आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल। अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप हफ्ते में 2 बार भी खा सकते हो। अच्छा। एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, महीने में 1 दफा खा लो, ये आपको खुद पता है। आप किसी से मत पूछो। ये मीठा खाने का दिल करता है, ऐसी आइसक्रीम्स बच्चों के साथ निकलो, खाने का दिल करता है, कभी घर में कुछ दिल करता है, पकौड़े शकौड़े, रमजान आते हैं पकौड़ों पे ही लग जाते हैं हम लोग। अब ये चीज़ें दिल करती है, क्रेविंग, हमारा मुंह सीध दिया है, नहीं खाना मर जाओगे, ये खाओगे शुगर हो जाएगी, ये खाओगे ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाओगे, ओ ये खाओगे तो पेट फट जाएगा, ओ ये खाओगे मोटे हो जाओ। पागल बने हुए हम। हर चीज खाएं, लेकिन कभी कोई कहता है तरबूज में इंजेक्शन लगता है, तरबूज ना खाना। हमने वो फल का मौसम आता है तरबूज, हम तरबूज खाते ही नहीं, हमें डरा के मारा हुआ है। सब कुछ खाएं, सब कुछ खाएं, लेकिन मॉडरेशन से, इतदाल के साथ, जो आपकी बॉडी को सूट करता है उतना खाएं। और रात का जो डिनर है, रात के डिनर में सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि अगर आपका एक्टिव जिम करते हो, फिर आप प्रोटीन ज़्यादा सारी खाएं, और उसमें गोश्त, फिश, चिकन, मटन, बीफ वगैरह, फिर दालें हैं, कटोरा भर के, इतना बड़ा प्याला भर के दाल खाएं, साथ उसके रोटी खाएं। रात को आपने ना सुबह रोटी खाई, ना दोपहर को रोटी खाई, रात को रोटी खाएं भाई, क्यों नहीं खानी रोटी, ठीक है। लेकिन अगर आपका उतना एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, तो फिर उतनी क्वांटिटी थोड़ी सी कम अब कर उसके साथ जौ का आटा या फिर मल्टीग्रेन आटा हम खा सकते हैं रोटी जो सूट करता है आपको। जो अगर आप ग्लूटेन सेंसिटिव है, ना आप गंदम खा सकते हो, ना जौ खा सकते हो। अगर आपको शुगर है, आप हाई जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कोई भी आटा नहीं खा सकते। लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है, देखिए, स्टार्च निकाल के चावल भी नहीं खा सकते। नहीं खाएं चावल हम सियालकोटियों कहेंगे चावल ना खाएं, हम तो बासमती खाएंगे, क्यों ना खाएं चावल। चावल मशहूर है भाई। नहीं, हम तो चावल खाएंगे, उसका पोर्शन कर लेना भाई, उसका 25% ज्यादा प्लेट ना भरे। अच्छा, आपका
पेट और प्लेट 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो चावल या रोटी है। अच्छा। खाएं, बिल्कुल खाएं, बासमती चावल खाएं, रोटी अच्छा, खाएं। चावल रोज भी ले सकते हैं मॉडरेट थोड़ा, क्या मसला है? मगर लेना रात के टाइम पे ही ज़्यादा नहीं, चावल। किसी टाइम दोपहर को भी ले सकते हैं, अच्छा, रात को भी ले सकते हैं। चावल रोज खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है ना। अच्छा, अब कोई औरत अगर घर में दिन भर काम काज कर रही है, जिम नहीं जा रही है और उसकी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, उसके बच्चे हैं, फैमिली है, ससुराल है, सबको देखती है और सबके कामों में लगी हुई है, और आपको पता है कुछ औरतें वाकई ऐसी होती हैं जिनको अपना आईना देखने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही है ना, होती है हमारे घरों में ऐसी औरतें होती हैं। तो अब मुझे ज़्यादा ऐसे ही हैं, ज़्यादा ऐसी, हाँ। मैं भी औरतों को इतना बुरा भला हर वक्त कहते रहते हैं, मगर बात यही है, ऐसी औरतें घर में होती हैं तो उनकी वजह से घर चलता है, हम लोगों के पेट पलते हैं। तो मुझे ये बताइए कि वो औरतें तो इतनी एक्टिव है, हर वक्त कभी इधर ये रोटी बनाई, वो दूसरा उठ गया उसके लिए पराठा बनाया, इधर सफाई भी साथ साथ चल रही है, बच्चे को नहलाया भी जा रहा है, स्कूल भी भेज रहे हैं, टिफ़िन भी बना रहे हैं, ठीक है, लोगों को भी डील कर रहे हैं, बिल भी पे हो रहा है, हर काम हो रहा है। और बच्चे जो छोड़ रहे हैं वो भी खाई जा रही है। जो बच्चे छोड़े वो भी। अब मैं बता, यही बाप को कैसे वजह मैंने बोला, अब मसला यहाँ पे आता है ना, तकलीफ होती है ना। देखें, प्लेट में कुछ चीज़ बच गई है, वो ऐसा लगता है नुकसान है, रिस्क की बेदबी नहीं करनी, बेहुरमती नहीं, फिर वो हम कहते हैं चलो खा लो। यस। तो अब क्या करें, खाना तो खा लिया होता है, जो बचा होता है वो भी खा लेते होते ये हैं। ओवर ईटिंग करती है। अच्छा, ये बड़ी ओवर ईटिंग करती हैं। दूसरा, मुझे ज़्यादातर जो मुझे कॉलें आती हैं, मैसेज आते हैं ना, वो मेरी प्यारी प्यारी ये ख़वातीन जो बहनें हैं ना घर में, ख़वातीन बेचारी, और उन सब के अब सारा दिन घर में काम कर करके किसी के गोडे रहे हुए हैं, हाँ। किसी का वो पेट बड़ा है, किसी का वज़न बड़ा है, और उसकी रिज़ल्ट क्या है? मीठा बहुत खाती हैं, बची हुई रोटी खा ली, रोटी खाई जा रही हैं, उन्हें कार्ब का, प्रोटीन का, पोर्शन का अंदाज़ा ही नहीं। सिंपल जो मैंने डाइट प्लान बताया ना, थोड़ा सा ये करें, जितना जल्दी ख़वातीन का वज़न कम होता है, जितनी जल्दी वो हेल्दी होती है, इतने मर्द भी नहीं होते। अच्छा, यस, सिंपल 1-1.5 महीने में वो दुआएं दे रही होती है कि हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। सिंपल ये जो आपने बताया है, सुबह ये नाश्ता करना है, लंच ये करना है, लेकिन अब होता है ना, आप बाहर कहाँ पे गए हो है ना, आपको टाइम ही नहीं है सोचने का, खाने का, वो हर वक्त किचन में है, हर वक्त फ्रिज सामने है, हर वक्त फ्रूट भी पड़ा हुआ, हर वक्त वहाँ अपना मुंह बंद करना जो है ना, वो नहीं है कि बस नाश्ता किया, हल्का सा ब्रश कर रहे, बस अब दोपहर तक कुछ नहीं करना। अच्छा, वो जो चिया सीड पे डाला हुआ है हमें, और ये सब जो नट्स होते हैं, ठीक है, हमें पम्पकिन सीड्स होते हैं, खजूरें होती हैं, इनका इस्तेमाल कब करना है? बादाम, ये सारी चीज़ें जो आपने नाम ली है ना, ये आपका अल्टरनेट नाश्ता भी है, अल्टरनेट लंच भी है। क्विक दुनिया में कंसेप्ट आया है कि बगैर क्या है, किचन में जाना है, बगैर कुकिंग के कोई फूड नहीं हो सकती। उन्होंने कहा यस, कुकिंग लेस फूड ढूंढो। अब कुकिंग लेस फूड में एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, पकाना ना पड़े, न्यूट्रिशन भी पूरी, पेट भी भर जाए। तो चिया सीड उसमें आया। चिया सीड को पाकिस्तान में, मेरी रिसर्च है एज ए प्रोफेसर, चिया सीड, किनवा, बकवीट, एमरंथ, ये मेरी रिसर्च है। जो चिया सीड है क्या, कहाँ से आया? ये चिया सीड बेसिकली ये पाकिस्तान का नहीं है, ये बहुत सारे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है ना, ये वहाँ से आया। और है क्या, बीज है क्या, किस चीज़ का बीज है? ये बीज है। ये गंदम के साथ एक फसल उगती है जो जाके मार्च अप्रैल में पकती है, और इसके अंदर छोटा सा जो बीज निकलता किसी है। फूल के अंदर से निकलता है? नहीं, ये डिफरेंट है। हाँ, इसके फूल हैं, पेनिकल्स के बनते हैं इतने इतने, Okay. उसके अंदर ये बीज निकलते हैं। अब वाहिद आदमी जिन्होंने हमें चिया सीड के बारे में बताया, ये सवाल मुझे इसका जवाब, क्योंकि मुझे चिया सीड के बारे में हाँ जी, पता, और मुझे कोई नहीं अच्छा, बताता। बड़े से बड़े लोग यहाँ पे पूछ लो, चिया सीड कोई बताता ही अच्छा, नहीं। बाजार वाला जो चिया सीड है ना, इसको आप अक्टूबर में गमले में क्यारी में फेंक दे, उग जाएगा। हैं? हाँ जी, और उसके पर्पल कलर के फूल आएंगे आपकी क्यारी में, इतने खूबसूरत। और अप्रैल में आप झाड़ें, आप सिर्फ ये इतनी सी जगह पे चिया सीड लगा दें, उसके अंदर आपको इतने मिल जाएंगे, आपके 3-4 माह गुजर जाएंगे, आपको इतने मिल जाएंगे आपको चिया सीड। यस, वही वाले चिया सीड। इतना महंगा बाजार में, तो खुद लगा ले लाके। अच्छा, चिया सीड के अंदर है क्या? एक तो इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर कमाल का है, इसने आपका पेट भर देना है। सिर्फ 2 चम्मच ने, ठीक है। और उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मछली के करीब करीब है, ठीक है। अगर लेमन साथ लेते हैं या विटामिन सी, उसकी एब्जॉर्प्शन भी बेहतर हो जाती है। मगर इसमें फिर एक और चीज़ है ना, देखिए इसके अंदर फैटी एसिड भी है, चीज़ें अगर हम इसको ज़्यादा मिकदार पे, जैसे अगर हम इसको ले रहे हैं रोज, और इसके साथ हम पाए भी खा रहे, निहारी भी खा रहे, फिर तो चिया सीड हमारे लिए फैट्स ही पैदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी फूड है ना। हाँ, पाए तो नंबर 1 फूड है ना। अगर एक मुझे फूड कहना, एक फूड का नाम ले जो सबसे अच्छी है, वो तो पाए है ना। पाए से अच्छी कोई फूड नहीं। उसको नान के साथ? नहीं, यही पूछ, चम्मच के साथ। हाँ, चम्मच के, या पी जाए। हाँ, मुझे भी, मैं पाए खाती हूँ ना, तो मैं ये नान शान के साथ मैं पीती हूँ, 2-3 इस तरह के प्याले पी जाती हूँ। तो चिया सीड जो है ना, आप 2 चम्मच चिया सीड जो है ना मैक्सिमम आपने लेना है। उसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल जानी, कैल्शियम, जो दूध, जो खालिस दूध नहीं मिलता जिनको, उनको कैल्शियम कहाँ से मिलना है? या पत्तों से मिलना है या चिया सीड से मिलना है,
ठीक है, कैल्शियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, पेट भी भर जाएगा। साथ उसके आप बादाम ले लें, साथ थोड़ा एप्पल ले लें, आपका कंप्लीट डिनर या नाश्ता है अल्टरनेट, अगर आप बाकी नहीं करना चाहते, ये बेस्ट है। और बगैर कुकिंग के, कुकिंग लेस। अच्छा शेक करना है, शेक में डाल दें। ये सारी चीज़ें शेक करके आप किसी को पीना पसंद होता है ना, यही एप्पल, बादाम, चिया सीड, ये सारा शेक कर लें, वो आपको एक ड्रिंक मिल जाएगा, अगर जिनको पीना पसंद है। वरना मुझे तो ये कि खाना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्लो हो जाता है अंदर और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी एडजस्ट करती है। जो चीज़ भी आप पीते हो ना, वो क्विकली पेट के अंदर चली जाती है। वो एक कोई फ्रूट है, आप काट के आहिस्ता आहिस्ता खाते हो, वो एक टाइम लगता है। अब उसी का आप शेक बना के होल का भी पी लेते हो, वो इमीडिएटली आप 2 सेकंड में पी लिया। तो और बेहतर आप कहते हैं शेक होता है फिर? नो 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 नो, फ्रूट खाना असल में, खाना असल चल, थोड़ा थोड़ा एक एक काश, एक एक काट के खाएं। आपको ना वो सारी क्यूब्स काट के दे दिया फटाफट, वो भी खा गए। उससे भी बेहतर है खुद फ्रूट काटें, उसके एक एक काश लें, वो खाएं। अच्छा, आइडियल फ्रूट आपको पूरी डाइट में सिर्फ एक चीज़ मुझे बता देगा, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। मुझे बताएं कि जो लोग जिम जा रहे होते हैं, तो उनको ना जिम पे जब एक्सरसाइज करवाई जाती है या वेट उठाया जाता है, ट्रेडमिल पे जाते हैं, कमज़ोरी होती है, वो उस टाइम पे उनको ट्रेनर्स भी कहते हैं कुछ खा के आएँ तो आपकी ताकत होगी, एनर्जी नहीं है आपके अंदर, तो होता है मोस्टली। तो मुझे बताएं कि इसके लिए क्या करना चाहिए, अगर आपका पूरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं मगर जिम जा रहे हैं, तो जिम से पहले कुछ ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिससे एनर्जी सोर्स आ जाए? मेरे जिम में लड़के क्रेटिन लेके आते हैं, मैं 2 मोरिंगा कैप्सूल खा के जाता हूँ। वो 30 साल की उम्र वो तो में, आपने सुबह खाई है? नहीं, जिम से पहले वो थके होते हैं। मैं 64 साल की उम्र में कह रहा होता हूँ कि मैं नहीं थका और तो वेट बढ़ाओ। 4 खानी है इसका मतलब, अगर जो जिम जा रहा है 2 सुबह 2। नहीं, जब मैं जिम जाता हूँ फिर मैं सुबह नहीं जाता। जिस दिन जिम जाना होता है, हाँ। उस दिन मैंने सुबह नहीं लेता, उस दिन मैं जिम जाने से पहले ले लेता हूँ। अच्छा, क्विक एनर्जी बूस्टर। दूसरा ये है कि बीट रूट पाउडर नाइट्रिक ऑक्साइड का नेचुरल सोर्स है। सर कहाँ मिल रहा है ये आजकल? मिल जाता है, बीट रूट फ्रेश नहीं मिलता, अगर आपको फ्रेश मिलता है फ्रेश ले लें, वरना बीट रूट का पाउडर मिल जाता है। अच्छा, बीट रूट का पाउडर आप 1 चम्मच घोल के, हाँ। आप साथ 1 मोरिंगा कैप्सूल ले लें, हाँ। इतना नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी बॉडी के, बीट रूट का क्या करें वो वाला भी बता दें, क्योंकि अगर पाउडर नहीं है हमारे पास तो बीट रूट का क्या करना है? उसका पाउडर ले लें। नहीं, अगर पाउडर नहीं मिल रहा है, फ्रेश है, फ्रेश का क्या करें? फ्रेश का जूस निकाल लें। अच्छा, जूस, क्योंकि इसके अंदर जो इसका गोदा है ना, उसके अंदर ऑक्सीलेट ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा लेंगे तो फिर आपकी किडनी का इफेक्ट हो सकता है। कभी कभार खाने में कुछ नहीं, तो उसका जूस निकालना है। तो जूस जो ना बीट रूट का वो ठीक है, तो उसका खीरा शामिल कर लें, साथ मोरिंगा शामिल कर लें। हाँ। तो ये वेजो डायलेशन जिसे हम कहते हैं ना, हाँ। ये ब्लड वेसल खुल जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ। ठीक है, हाँ। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है। नेचुरल लोग तो इसको मार्केट कर रहे हैं, नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बात। और फिर हम जिम जाएंगे तो कमजोरी भी नहीं, कुछ भी नहीं होगी। खजूरें भी खा सकते हैं? अच्छा, नहीं, साथ आपने क्या करना है, ठंडा पानी पीना है। जिम में ठंडा पानी पीना है। एड्रेनालिन एक हार्मोन है, वो रिलीज करता है, वो रिलीज करता है, आपकी बॉडी में फौरन शुगर आ जाती है, आपको एनर्जेटिक हो जाते हो, फ्रेश हो जाते हो। आप जिम में या गर्मी में थक के आए हो, अब तो कहा जी तता पानी पीना चाहिए, आप गर्म पानी पियो, आप और डाउन हो जाओगे। तो फिर हमने ठंडे पानी से क्या मुराद है, जो 16 डिग्री पे, अच्छा, जो आइडियल सबसे ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर है, जो आइडियल टेम्परेचर आपके लिए वो 60, यानी रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा। वो ठंडा आपको कूलिंग इफेक्ट करेगा, स्वेटिंग कम हो जाएगी, एनर्जी दे देगा, आपको वही इफेक्ट आएगा जो आप कोई चीज मीठा नहीं खाते हो। कुछ लोग गर्म कॉफी लेके जाते हैं जिम में, ये बात बड़ी अच्छी है, मैं इसको आगे सेकंड करूंगी कि ना क्या करें, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो गई ना तो स्ट्रोक भी हो सकता है, आपको वहां गिरे पड़े होंगे, फिर उसके बाद आपको सब ये कहेंगे ये कितनी उंगलियां हैं। टेक अ ब्रेक। थैंक यू सो मच, हैड अ ग्रेट शो विद यू। आते रहिएगा और इन्फॉर्मेशन देते रहिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, अभी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हमने अपने गुर्दों का ख्याल कैसे रखना है। आम इंसान जो है उसको अपने गुर्दों के बारे में कोई इतनी नॉलेज नहीं होती, किसी को भी नहीं होती, तो हमें ये भी नहीं पता होता कि जो हमें गुर्दे की कोई बीमारी, कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, इसकी जो आम वजूहात लोगों को रिएक्शंस हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं। क्या हमारी ग़िज़ा की वजह से हो रहे हैं, क्या फिर हम कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो हमें जो है ना ये जाके किडनी हमारे डैमेज करती है, ख़राब करती है, या फिर हमारी कोई शुगर बॉडी में है उसकी वजह से हमारे गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो हमने ख़ास आज मधु किया है, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं हमारे पास, प्रोफेसर डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। आज इनसे गुर्दों के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि गुर्दे की जो बीमारी है उसकी आम वजूहात क्या है, क्योंकि आम इंसान को उसकी वजूहात ही समझ नहीं आती।
जी थैंक यू। आज आपने फिर एक दफ़ा गुर्दों के हवाले से ये प्रोग्राम करके नाजरीन तक कुछ मालूमात पहुंचाने की जो ये कोशिश है ये बहुत अच्छी है। शुक्रिया। जो वजूहात हैं इसमें जो सबसे पहली पूरी दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी हम अक्सर ये बात करते हैं और आपने भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि शुगर, डायबिटीज़। तो जो डायबिटीज़ का मर्ज़ है ये गुर्दों को डैमेज करने की सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तीसरे नंबर पर कुछ गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां जो कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत के मुतल्लिक़ा होती हैं उनको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। गुर्दों में पत्थरियों का बन जाना ये बहुत बड़ी वजह है। और पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी वजह जिसका भी आप ज़िक्र अभी कर गई हैं वो ये है कि दवाइयों का बेजा गैर ज़रूरी इस्तेमाल और ख़ास तौर पर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बग़ैर इस्तेमाल, जिसमें ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे हैं और पेन किलर दवाइयाँ जो एनसेड्स का ग्रुप है हर घर में पड़ी हुई हैं और हम उसको बग़ैर किसी कंसल्टेशन के वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर कुछ मौरूसी बीमारियां हैं जिस तरह गुर्दे में थैलियाँ बन जाना, ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं। एक बात ये देखें कि इस वक्त हर 7वां पाकिस्तानी गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। और दूसरे अल्फाज में अगर तादाद के हिसाब से बात करें तो ये तादाद तकरीबन 3 करोड़ के लगभग है पाकिस्तान में। गुर्दे की बीमारियों इतनी ज़्यादा हैं तो इसलिए ये अवेयरनेस या एजुकेशन चैनल्स पे देना बहुत ज़रूरी है। सर इनकी अलामात क्या क्या होती हैं? अलामात में देखें सबसे पहले तो ये है कि अगर आप चेहरे पे सोजिश महसूस करें, अच्छा, ख़ास तौर पर आँखों के निचले हिस्से पे अक्सर सोज पड़ जाती है। फिर अगर आप अपनी टांगों पे देखें तो टखने के ऊपर या टांग के ऊपर अगर आप दबाएं तो वहाँ पे भी सोज आ जाए और गड़ा पड़ जाए तो ये निशानी होती है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो रहा है, यानी कि पानी मतलब ऐसे गोश्त को दबाएं तो आप वो अंदर दबाएं ऐसे टांग पे तो अगर वो गड़ा पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये सोज पानी इकट्ठा हुआ हुआ है ना। तो गुर्दों का काम चूँकि पानी के अखराज का है तो इसका मतलब है कि गुर्दे का फंक्शन कहीं मुतासर है। फिर सबसे बड़ी अलामत जो है ना वो ये है कि आप पेशाब करते हैं, हम रूटीन में सारे लोग, तो हल्की सी झाग ऊपर बनती है, फ्रॉथ आती है। लेकिन अगर ये झाग बहुत ज़्यादा बन रही है, और मैं अक्सर मिसाल दे के समझाता हूँ कि जिस तरह सरफ़ को पानी में आप मिक्स करें तो पूरी ऊपर एक ना तह बन जाती है झाग की। अगर आपको झाग बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, ये पहली अलामत है कि आपके गुर्दे के फ़िल्टर डैमेज हो गए हैं और प्रोटीन गुर्दों से खारिज हो रही है। तो यहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि भी कहीं गुर्दे मुतासर तो नहीं। ये अलामा बीमारी आगे बढ़ती जाती है, आपकी भूख की कमी शुरू हो जाती है, आपका दिल मतली वाला होना शुरू हो जाता है, कै आनी शुरू हो जाती हैं, सांस का फूलना शुरू हो जाता है, आप खून की कमी का शिकार, पिलाहट, चेहरा पीला। और लोग अक्सर सोचते हैं कि ये जिगर की वजह से खून नहीं बन रहा, लेकिन ये भी बात बताता चलूँ कि खून बनाने में 25% किरदार गुर्दों का भी है। तो अगर आपको खून की कमी है और जिगर की बीमारी नहीं है तो आप सोचेंगे कहीं गुर्दे तो नहीं डैमेज हो गए हुए। तो ये अलामात दोबारा दोहरा देता हूँ, चेहरे पे सोज आ जाना, टांगों पर सोज आ जाना, पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बनना, मतली वाला दिल होना, कै आना, भूख की कमी शुरू हो जाना, आपका सांस फूलना, ये मेन अलामात। इनमें से कोई भी अलामत आपको आ रही है फौरी तौर पर किडनी के डॉक्टर से रजू करें। सर ये जो नमक वाले खाने होते हैं, कहते हैं इसको भी बिल्कुल नहीं समझें, अपनी लाइफ से हटा दें क्योंकि पाकिस्तान में जी इस वक्त तो भरमार है, ख़ास तौर पर जब से ये फास्ट फूड का जो गलबा हमारे ऊपर आया है तो इससे आपकी जो सॉल्ट इनटेक है ना वो बहुत बढ़ गई है। आप ये देख लें कि आपकी जितनी फास्ट फूड है ये सब सॉल्ट में बनती है। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप नमक जितना ज़्यादा बॉडी में इस्तेमाल कर आप खाएंगे बॉडी में जाएगा, इससे आपका जो बॉडी में फ्लूइड है वो रिटेन होता है, इससे सोज आपको पड़ेगी। बॉडी में फ्लूइड रिटेन हुआ तो सोज पड़ गई, इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर जब बढ़ेगा तो मैंने दूसरी बड़ी वजह गुर्दों के डैमेज होने की ब्लड प्रेशर कहा है।
तो अगर आपकी बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली कहाँ पर जाकर डैमेज करेगा? ये डैमेज आपको करेगा गुर्दों को। फिर जब गुर्दे इस नमक को जो हम खा रहे हैं पेशाब के रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे, इसके साथ कैल्शियम का भी खराज होता है। उससे क्या होता है कि आप किडनी स्टोन का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो आप ये देखें कि एक सिंपल नमक ज़्यादा इस्तेमाल करने से आप कितनी मुश्किल में आ सकते हैं। तो इसलिए सॉल्ट के यूज़ को हम आजकल कहते हैं कि कम इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने गुर्दों की, अपने ब्लड प्रेशर की, बॉडी की, आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रह सके। तो सर हम तो ये जो अंडे हैं इसके ऊपर इतना इतना नमक ऐड करके खाते हैं हर कोई। अंडों पे आप जाएं, आप फ्राइज़ लेते हैं, सैलेड सारा साल्ट है। आप कोई भी चीज़ आप अपने सालन देख लें। हाँ। जो हमारी ये रेसिपी जो घर में खाने बनते हैं, 2 चीज़ें ही तो आप उसमें तबाहकुन हद तक इस्तेमाल करते हैं, ऑयल हाँ। और आपके ये जो नमक और मसाला जाते हैं। इसके बगैर आपका टेस्ट ही बनता नहीं ही बनता। तो सर कोई ऑल्टरनेट नहीं है जिसमें नमक को फिर छोड़ा जा सके, खास तौर पे किडनी पेशेंट लोग? नहीं, ऑल्टरनेट पे क्यों जाना है? आप इसके यूजेज को कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, अपने आप को, अपनी जो ज़ुबान है इसके टेस्ट को आप अडॉप्ट कर लें। बात तो एक नीयत की है ना। जब आप इस प्रोग्राम में आज जितने लोग हमारा प्रोग्राम ये वॉच कर रहे हैं, अगर वो एक नीयत कर लेते हैं कि आज से हम बंद नहीं कर रहे, हम सॉल्ट इनटेक कभी ये नहीं कह रहे कि आपने फीका खाना है। अच्छा। अब आपके देखें, आप रूटीन में अगर 1 चम्मच आपका इस्तेमाल हो रहा है आपके खाने में, आप उसको ½ चम्मच कर दें। ये तो किया जा सकता है ना। टेस्ट भी मेंटेन रहेगा और उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी। 24 घंटों में एक गुर्दे के मरीज़ या सेहतमंद लोगों को जो एक छोटी चाय की चमची होती है ना, ये नमक इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें आपका खाना भी शामिल है, सालन भी शामिल है, जो भी आप रूटीन में 24 घंटों में अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये 2000 मिलीग्राम या 2300 मिलीग्राम एक छोटी चाय की चमची के बराबर। लेकिन हमारा तो अब ये है कि अब आप देखें कि कोई भी एक चीज़ लेते हैं तो हम उसके साथ ही इतना इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम आप तो मिकदार सैलेड कम भी कर अगर दें। काट लें, खीरे भी काट लें, तो हम उसके ऊपर भी वो छिड़कते हैं। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हम आज बात करें गुर्दों की जो तकलीफ़ है उसे कैसे बचा जा सकता है और उनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है। ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वेलकम बैक। गुर्दों के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली सकलैन हैदर, प्रोफेसर साहब हैं। और मैं पानी के बारे में पूछना चाहूँगी कि गुर्दे के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए कहा जाता है पानी की मिकदार जो है ना वो नॉर्मल रखनी है। तो आम आदमी और जो पेशेंट है गुर्दों का, उसके पानी का क्या डिफरेंस है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉमनली लोग पूछते हैं और इसमें कन्फ्यूजन का भी शिकार होते हैं। तो मैं बड़ा वाज़े कर देता हूँ। एक तो ये है कि सेहतमंद लोग जिनको किडनी का कोई मसला नहीं है, गर्मी के मौसम में उनकी जो मिकदार पानी पीने की है वो 2 लीटर से 3 लीटर के दरमियान एडिक्वेट है, वो ले सकते हैं। आगे प्रोफेशन के हिसाब से है, जिस तरह कोई मज़दूर है, कोई रेडी वाला है, कोई धूप में काम करने वाला है, वो बढ़ा सकता है। लेकिन ऑफिस वर्कर्स जो हैं वो 2 लीटर तक अपनी इनटेक रख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि वो मरीज़ के जो गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, इनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो मरीज़ हैं कि जो डायलिसिस पे जा चुके हैं और एक वो मरीज़ हैं कि जो गुर्दे की बीमारी तो रखते हैं लेकिन अभी डायलिसिस नहीं हो रहा है। पहले आ जाते हैं कि जो डायलिसिस के मरीज़ हैं, डायलिसिस के मरीज़ों को पानी की मिकदार हम कम कराते हैं। वजह ये होती है कि उनका जो पेशाब की मिकदार है वो भी गुर्दों की बीमारी और डायलिसिस पे जाने की वजह से बहुत कम हो चुकी होती है। तो अगर वो रूटीन में लीटर, 1.5 लीटर, 1.25 लीटर पानी पिएंगे तो ये मैक्सिमम बॉडी में ही रिटेन रहेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि इखराज नहीं हो रहा ना, तो डायलिसिस के नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे और इनके मसाइल भी बढ़ेंगे। तो इसलिए ये बड़ा क्लियर करने की ज़रूरत है कि डायलिसिस के मरीज़ को जो हफ्ते में 3 दफ़ा डायलिसिस कराते हैं, हमारी कोशिश होती है कि वो 0.25 लीटर के करीब अपनी और 1 लीटर के दरमियान इनटेक रखें। अच्छा। क्योंकि एक दिन छोड़कर अगले दिन उन्होंने डायलिसिस करा देना। जो मरीज़ हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस कराते हैं, हमारी कोशिश नेफ्रोलॉजिस्ट की ये होती है कि हम उनको कन्विंस करते हैं कि वो ½ लीटर
मैक्सिमम पौना लीटर इसके दरमियान में ही गुजारा करें, इतनी पानी की मिकदार को कम रखें ताकि उनको कोई अलामात ना। क्या होगा, सोजें पड़ेंगी, सांस फूलेगा और मसाइल बढ़ेंगे और डायलिसिस के नंबर बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरा जो सेगमेंट के जो मरीज़ गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हैं लेकिन डायलिसिस पे अभी नहीं गए। अच्छा, यहाँ पे चूंकि कुछ ना कुछ अभी गुर्दों का फंक्शन बाकी है, हाँ। पानी का इखराज भी पेशाब के रास्ते हो रहा है, तो यहाँ पे हम उनकी जो स्टेज है उसके मुताबिक उनको हदायत देते हैं। अगर तो उनको सोजें नहीं पड़ी हुई, अगर उनका सांस नहीं फूलता, तो वो मिकदार ये लीटर 1.5 लीटर के दरमियान रख सकते हैं, लेकिन ये उनका मुआलिज ही डिसाइड करेगा, चूँकि वो उनको देख रहा है ना कि उनकी कंडीशन कैसी है। लेकिन एक एवरेज लीटर 1.25 लीटर तक पानी उस शक्ल में कि उनको सोज ना हो, उनके लंग्स में पानी ना हो, उनका सांस फूलता ना हो, ले सकते हैं। लेकिन अगर वो भी डायलिसिस पे नहीं गए लेकिन स्वेलिंग आई हुई है, थोड़ा सा चलने से सांस फूलता है, या उनके मुआलिज ने कहा कि आपके लंग्स में भी पानी आया हुआ है, या इसके साथ वो हार्ट के भी पेशेंट हो चुके हैं, हार्ट की पंपिंग कमज़ोर पड़ गई है, इस सूरत में भी पानी की मिकदार को कम करने की ज़रूरत है। फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम 1 लीटर से कम ही रखते हैं ताकि उनकी बीमारी को दवाइयों पे लंबा अरसा चलाया जा सके और वो जल्दी डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े। ओके। अच्छा, कुछ लोग डायलिसिस से बहुत डरते हैं, डायलिसिस कराना ही नहीं चाहते, और वाकई मैंने देखे हैं लोग ऐसे पेशेंट्स, दे डोंट जस्ट गो फॉर द डायलिसिस। फ़िज़ा, ये बहुत बड़ा मिथ है, पाकिस्तान में खौफ है, लोगों को एजुकेशन अवेयरनेस इतनी नहीं है, इसलिए बार बार ये जो आपके टीवी प्रोग्राम्स हैं डायलिसिस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कहते भी तो यही है कि अगर डायलिसिस पे गए तो उसी पे पड़ जाएंगे, लग जाएंगे, डायलिसिस के बगैर फिर जी नहीं सकते, लाइफस्टाइल यही है। बिल्कुल आपका ठीक है, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। अब मेरा जवाब ये है, ये मैंने ऐनक लगाई है, हाँ, अब मुझे इस वक्त सब धुंधला नज़र आ रहा है इसके बगैर। हाँ, अब एक दफ़ा मैं ऐनक लगाता हूँ, हाँ, इससे मेरी आंखों की जो सारी रोशनी है वापस तो नहीं हो गई, ये स्पोर्ट है ना। हाँ, ये इसने क्या किया है, मुझे चेहरे पे बुरी लग रही है, लेकिन मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कितना बेहतर कर दिया है। मैं आपको देख सकता हूँ, मैं क्लियर दुनिया में चल सकता हूँ, गिरूंगा नहीं, ठोकर नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब क्या है, आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे, आपके जिस्म में जहरीले मादे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, आपको सोजें पड़ गई हैं, आपके जिस्म में पानी इकट्ठा हो रहा है। डायलिसिस क्या कर रहा है, सिंपल एक मशीन है जो आपकी बॉडी से खून को साफ़ कर देती है, और जितनी ये कॉम्प्लिकेशन और ये अलामात हैं वो आपके जिस्म से आपको बेहतरी की तरफ, यानी कि आप चल सकते हैं, आप लेट सकते हैं, आपको उल्टियाँ बंद हो जाती हैं, आप खाना खा सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को उसने बेहतर किया या ख़राब किया? अब चूंकि डिजीज़ परमानेंट है, मेरी आंखों का प्रॉब्लम परमानेंट है, मुझे ये सहारा साथ रखना पड़ेगा। मतलब वही बात कि अगर हम दांत रोज नहीं मांजेंगे तो वो पीले हो जाएंगे, आप ना ब्रश ना करें, हाँ, तो क्या होगा कि उसके ऊपर सारा गंद जमता जाएगा, खराब। आप इसलिए सफाई करते हैं ना, तो ये खून की सफाई है। डायलिसिस कोई बुरी चीज़ नहीं है, इसका इल्म नहीं है, बल्कि जब आपका मुआलिज रिकमेंड कर दे तो आपको ज़रूर ये कराने चाहिए। ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि जैसे एक गाल दिया जाए तो लोग डरते हैं कि भाई उसके बाद जो है ना आप मॉडरेट लाइफ नहीं जी सकते, आपकी लाइफस्टाइल बड़ी ख़राब हो जाती है, खा पी नहीं सकते, हर बात पे आपको थोड़ा सा जो आपके सेंसेस हैं जैसे स्मेल बढ़ जाती है, उल्टी ज़्यादा आती है, और पेट भर के खाने नहीं खा सकते, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, हैवी सामान नहीं उठा सकते, ऑल दैट, बच्चों को गोद नहीं ले सकते। तो क्या ये सारी बातें सही हैं कि एक किडनी के बगैर इंसान रह सकता है सही तरीके से, सही जैसे पहले होता है? अच्छा, बिल्कुल आपने ये भी जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुनते हैं, चूँकि हमारा शोबा भी ये है, और ख़ास तौर पर जब हम ट्रांसप्लांट की तरफ आते हैं और किसी भी पेशेंट को, फैमिली को डोनर के लिए जब हम कन्विंस करते हैं तो ये कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि भी एक गुर्दे पे कैसे जिएगा। तो क्लियर ये कर दूं, वो लोग के जो एक किडनी के साथ पैदा होते हैं उनको सारी ज़िंदगी भी नहीं पता चलता कि उनका, जब तक कि वो अल्ट्रासाउंड ना कराएं, क्योंकि कोई अलामत नहीं होती और वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी पर्सन के तौर पर जी रहे होते हैं। मकसद ये हुआ कि अगर एक भी गुर्दा आपके जिस्म में है और वो ठीक काम कर रहा है तो आपकी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब एक गुर्दा निकाल दिया गया किसी भी बीमारी की वजह से
या डोनेशन की वजह से। तो ये जो मिथ है ना कि वो काम नहीं कर पाएगा, ये गलत है। वो बिल्कुल काम करेगा, वो एक नॉर्मल शहरी के तौर पर ही काम करेगा। कौन कहता है कि वो बच्चा नहीं उठा सकता? वो बिल्कुल बच्चा उठा सकता है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि अगर वो बहुत हैवी वर्क, बल्कि इस वक्त तो मेरे पास इतनी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिन्होंने किडनी डोनेट किए हुए हैं और वो मज़दूर भी यहाँ काम कर रहे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन चलें, बहुत कोई हैवी काम इस तरह का है तो हम शुरू के साल में या 6 महीने में कह देते हैं कि यार थोड़ा सा इससे इज्तनाब कर लीजिएगा, लेकिन रेस्ट ऑफ लाइफ में तो किसी किस्म का उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एक गुर्दा अगर ख़राब हो गया या एक गुर्दा दे दिया, ठीक है, किसी को, और एक गुर्दा जो रह गया, तो क्या वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है? नहीं। अगर आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आप आंखें बंद ना करें। साल में एक दफ़ा अपने टेस्ट ज़रूर कराते रहें, देखने के लिए कि क्या ये मेरा गुर्दा ठीक काम कर रहा है। और एक गुर्दे के ऊपर आप पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह की तरफ से खुदा न खास्ता कोई उसमें डिजीज़ ना आ जाए, ये तो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। आपके 2 भी होते हैं तो बीमारी आ जाती है, तो एक में भी अगर बीमारी आ गई तो इसका तो सोल्यूशन किसी के पास नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से होती है। लेकिन अगर उसमें कोई डिजीज़ नहीं है तो एक गुर्दे में जब बीमारी आती है तो क्या वो फैल के दूसरे गुर्दे तक नहीं जाती है? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि चूँकि आप मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, मसलन किडनी स्टोन है, वो एक में अगर बनते हैं तो दूसरा स्पेयर भी रह सकता है, बाज़ दफ़ा दोनों में बन जाते हैं। किडनी का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन एक में भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है। तो ये बीमारी की नोयत के मुताबिक ही होता है। एक गुर्दा अगर आपका ठीक काम कर रहा है ना, तो आपकी ज़िंदगी में उसका प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ ये है कि आपने थोड़ी सी अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। कोशिश करें कि आप गैर ज़रूरी खुराक का इस्तेमाल ना करें, मोटापे का शिकार ना हो जाएं, फिर उस गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपके घर में 2 मोटर्स लगी हुई हैं, 12-12 घंटे चलती है, तो उनकी लाइफ लंबी है। एक ख़राब हो गई, अब एक ही मोटर को 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो उसके डैमेज होने का या उसकी लाइफ कम होने का इम्कान हो जाता है ना। रेस्ट चाहिए ना। जी, न्यूयॉर्क से अब्दुल्ला की कॉल है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी अब्दुल्ला। मैडम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपका शो देखता हूँ, बहुत शुक्रिया, लाइक भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना है कि मेरा जो ना बाएं तरफ का गुर्दा है ना, ये गैस बहुत ज्यादा बनाता है। थोड़ी सी भी मैं कोई चीज खा लूँ तो गैस बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, गुर्दा ग्लैंड्स गैस अच्छा, गुर्दा गैस बनाना शुरू कर देता है। सवाल है आपसे, इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पहले नंबर पर तो हमारा जो किडनी है ना, इसके अंदर तो जो गैस बनने का कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं है। होता ये है, जो इनकी बात से लग रहा है कि एक्चुअली चूँकि जब कोई चीज़ खाते पीते हैं तो थोड़ा सा इनको, मुझे लगता है कि फ्लैंक पेट के अंदर थोड़ा सा हैवीनेस महसूस होती है, तो जिसकी वजह से इनको वो ब्लोटिंग जो है या हैवीनेस है वो लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा महसूस हो रही होगी। वो तो चूँकि किडनी की तरफ इनका ख्याल जाता होगा, लेकिन ऐसा मैकेनिज़्म गुर्दे के अंदर, चूँकि ये तो इंटेस्टाइन, अंतड़ियों का और मैदे का काम है ना, गैस के वो सारी और डाइजेशन का प्रोसेस, इसका किडनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर भी एक अपनी अल्ट्रासाउंड करा लें सिंपल, ताकि उससे पता चल जाए कि उस किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों गुर्दों को पता चल जाएगा। तो एक अल्ट्रासाउंड सिंपल करवा लें। ओके, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा। ओके जी, हम यहाँ पर गुर्दों की तकलीफ़ के बारे में भी ज़रा बात करेंगे। कुछ लोगों को ना पता नहीं चलता कि उनके पेट में तकलीफ़ हो रही है या उनकी किडनी में तकलीफ़ है। इसकी पहचान कैसे हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात, बल्कि जो हमारा अभी क्वेश्चन पहले था, जो एक हमने कॉल ली है ना, तो उसमें भी देखें कि यही कन्फ्यूजन थी कि उनके ख्याल में ये चीज़ गुर्दे से प्रोड्यूस हो रही है, हालांकि वो लग नहीं रहा। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें ये बताता चलूँ कि अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम की वजह से पेन है तो 2-3 चीज़ें आप गौर कर लें। एक तो जो गुर्दे की, जो पेट की दर्द है ना, ये पेट के निचले हिस्से की तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि मसाना नीचे की तरफ है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन आ गया है, गुर्दों में कोई स्टोन की वजह से पेन है, तो निचला हिस्सा आपका। दूसरा ये है
कि अगर किडनी, अब आपको पता है कि राइट और लेफ्ट और थोड़े से ये पीछे की तरफ हैं, तो पेन ट्रैवल आपकी पीछे से आगे मसाने की तरफ, पेशाब की नाली की तरफ करेगी। जो जनरल वैसे पेट की या मैदे की दर्द है वो ऊपर वाले हिस्से में होगी या वो पूरे पेट में उसका फैलाव होगा, लेकिन इस दर्द में आपकी दर्द पीछे से आगे की तरफ आ रही है, पेट के निचले हिस्से की तरफ आ रही है, मसाने और पेशाब की नाली की तरफ आ रही है, नंबर 1। दूसरा यह है कि अगर ये दर्द आपको गुर्दे की इन्फेक्शन या मसाने की वजह से है तो इसके साथ पेशाब करते हुए आपको जलन या तकलीफ़ होगी, जो कि आम मैदे या अंतड़ियों में ऐसा नहीं होगा। आपको पेशाब की रंगत में तब्दीली मिल सकती है, पेशाब गदला निकल सकता है, उसमें पस आ सकती है, उसमें ब्लड आ सकता है। इस दर्द के साथ गुर्दे की पथरी की दर्द जब शुरू होती है तो वो आपको समझ नहीं आ रहा, बड़ी एक हिसाब से ना आपको बड़ी तकलीफ में रखती है। आप मुख्तलिफ पोजीशंस बदल रहे होते हैं कि कहीं मुझे सुकून आ जाए, उसके साथ आपको मतली वाला दिल हो रहा होता है, आपको कै भी आ जाती है, और दर्द की जो ट्रैवलिंग है वो मैंने बताई है किस तरह होती है। तो ये जनरल सी चीज़ें हैं, इसके साथ आप थोड़ा सा गौर कर लें तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ये मुझे किडनी की पेन है। अब कमर में जो तकलीफ़ है वो मोरों की वजह से भी हो सकती है, लेकिन मोरों की दर्द आपकी जो है ना वो पूरी पिछले हिस्सा कमर को कवर करेगी, ना कि वो एक जगह से फोकस होके आगे की तरफ नहीं आएगी, क्योंकि उस मोरों का ताल्लुक अगले पेट के हिस्से के साथ तो नहीं है। तो अगर ये लिंक करें इस तरह तो फिर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये जो पेट की दर्द है या निचले हिस्से में है, ये गुर्दों की वजह से या मसाने के इन्फेक्शन की वजह से या पथरी की वजह से हो रही है। क्योंकि गुर्दे की बीमारी में सारों में तकलीफ़ नहीं होती, ये ज़हन में रखें। इसलिए गुर्दे की बीमारी को खामोश कातिल कहा जाता है कि ये साइलेंट किलर है। सिर्फ 2-3 बीमारियां हैं जिसमें ये दर्द आनी है। आपके यूरिन में इन्फेक्शन हो जाए, मसाने में इन्फेक्शन हो जाए, किडनी के अंदर इन्फेक्शन आ गया, किडनी का स्टोन है वो जब पेशाब की नाली में ट्रैवल करता है तो तब ये दर्द हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी आपने अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे साथ किया आज किडनी के हवाले से। आपका शुक्रिया जी, आपने बुलाया। लेकिन मेरा लास्ट मैसेज हमेशा पाकिस्तानी कौम के लिए होता है कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान है। इन बातों को अमल कर लें तो बहुत अच्छा हो। माशाल्लाह। इसी बात के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल जुमा है, कल आपसे मुलाकात करेंगे।